हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आज के सेशन में। मैं हूं मोहम्मद आसिम और आज हम लोग अपनी ओल्ड एनसीईआरटी आर.एस. शर्मा का चैप्टर नंबर 17 डिस्कस करेंगे, जो कि बात करता है सातवाहनों की। तो जब लास्ट लेक्चर मैंने आपको पढ़ाया था, दैट इज चैप्टर नंबर 16, वहां मैंने आपको जो फॉरेन इन्वेजन इंडिया में हो रहे थे मौर्यन एम्पायर के डिक्लाइन के बाद, हम उसके डिस्कशन कर रहे थे। और वहां मैंने आपको एक चार्ट भी बना के दिया था, वो मैं फिर से बना दूंगा कि नेटिव रूलर्स थे और फिर पैरेलल उस वक्त फॉरेन इन्वेजन हो रहे थे। और फॉरेन इन्वेजन के साथ हम साथ में मैंने आपको लिखाया था साउथ इंडिया की कहानी हम लोग पढ़ेंगे। तो हमने फॉरेन इन्वेजन की कहानी को चैप्टर नंबर 16 में डिस्कस किया था। चैप्टर नंबर 17 में आज मैं आपको नेटिव रूलर्स के बारे में यहाँ डिस्कस करूंगा, जो चैप्टर में सातवाहनों के बारे में डिटेल से है, ठीक है, वो डिस्कस करूंगा। और फिर चैप्टर नंबर जो 18 पढ़ेंगे हम लोग 17 के बाद, तो वो आपका साउथ इंडिया की कहानी चोला, चेराज और पांड्यास के बारे में होगी। तो अभी चलिए शुरू करते हैं और द एज ऑफ सातवाहनों को यहाँ पढ़ते हैं, क्या क्या उनका पीरियड था। अब एक बात आपने ये नोटिस कर ली, अब तक हम जितना टाइम से पढ़ रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री को, कि या हमने वैदिक पीरियड के टाइम की बात करें, या मैं आपको उसके बाद महाजनपद की पीरियड की बात करूं, या फिर उसके बाद जो मगध अंपायर फॉर्म हुआ था उसमें हरियंग डायनेस्टी थी, कोई भी चीजें हों, है ना, या फिर शिशुनाग डायनेस्टी या नंदा डायनेस्टी, ये सब तो बहुत छोटा मोटा पार्ट था। लेकिन देन मौर्यास को हमने बहुत डिटेल से पढ़ा। हमने उसके एडमिनिस्ट्रेशन, उसका पॉलिटी, उसका इकोनॉमी, उसका कल्चर, उसका रिलीजन, है ना, हर एक चीज देखा। लैंग्वेज क्या बोल रहे थे, राइट। हमने जैनिज्म बुद्धिज्म को अच्छे से पढ़ा था। देन हमने ऑफ कोर्स जैनिज्म बुद्धिज्म पहले ही पढ़ लिया था, बट हमने ये उसके बाद फिर हमने देखो आपको पढ़ाया मौर्य डायनेस्टी पढ़ाया। मौर्य डायनेस्टी में तो हमने अशोका तक डिस्कस किया, है ना। तो हम मोर और लेस जो डिस्कशन कर रहे थे अपना, एक बात आपको ये क्लियर हो रही होगी, हिस्ट्री में इतिहास जब आप पढ़ने जा रहे हो तो इतिहास को किस तरीके से पढ़ रहे हो, यही एक मेन फंडा है समझने का। और अगर आपने उस फंडे को समझ लिया तो आपकी इतिहास को दिमाग में बसाना आसान हो जाएगा। अब चाहे कोई भी चीज हो, जैसे ये चैप्टर है, अब इस चैप्टर में आपको पॉलिटी, क्या उस वक्त की पॉलिटिकल हिस्ट्री थी, यानी सातवाहनों के टाइम पे कौन सा पहला राजा था, फिर कौन सा था, फिर कौन सा था, ये चीज ये तो हमने देखा था सर मगध एम्पायर में भी। हर एक डायनेस्टी बताया मैंने, आपको राजाओं के नाम बताए थे। देन अब यूपीएससी जो है वो कल्चर ओरिएंटेड हो गया है, ठीक है। तो देखो यहां पर हम सोशल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि हम सातवाहनों के टाइम पे सोसाइटी कैसी थी वो समझेंगे, कैसे उस वक्त लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होता था वो समझेंगे, रिलीजन की बात करेंगे, कैसा उस वक्त का रिलीजन था, है ना, आर्किटेक्चर की बात करेंगे, क्या कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज थी, और फिर लैंग्वेज की बात करेंगे। अब जो कहानी अभी तक हम पढ़ चुके हैं उससे काफी कुछ आंसर आपको यहां मिलने लग जाएगा। याद करिए जब हम लास्ट में पढ़ रहे थे मौर्यन अंपायर को, मैंने अशोका के बारे में आपको बताया था कि अशोका जो है वो बुद्धिज्म को फॉलो करने लगता है, राइट। और फिर वो बहुत सारी ऐसी, मतलब ही वॉज टॉलरेंट टू अदर रिलीजन ऑल्सो, ठीक है, बट एट द सेम टाइम वो बहुत सारी उसने ऐसी हिंदू रिचुअल्स को, ब्राह्मणिकल रिचुअल्स को रुकवा दिया था, जो कि पेन था उस वक्त ब्राह्मणिज्म के लिए, ठीक है, ब्राह्मणिकल रिलीजन या ब्राह्मणों के लिए, राइट। और इसी में हमने देखा कि जब अशोका की डेथ होती है ना, और अशोका की डेथ 232 बीसी में होती है, तो अशोका की डेथ के बाद जो रूलर्स बने, ठीक है, तो वो बड़े वीक थे। और जो पेन था वो ये था कि भाई ब्राह्मणिकल रिलीजन को सप्रेस किया जा रहा है। तो उसके बाद जो रूलर्स आते हैं, डायनेस्टीज एग्जिस्टेंस में आती हैं, जैसे कि हमने शुंगा की बात करेंगे, हम कानवास की बात देखेंगे, हम सातवाहनों को देखेंगे, तो वो कहीं ना कहीं ब्राह्मणिज्म को प्रमोट करने लगे थे, ब्राह्मणिज्म को वो पैटर्नाइज कर रहे थे, ठीक है। तो एक बात समझ में आती है रिलीजन से कि हाँ सर, ब्राह्मणिज्म को पैटर्नाइज कर रहे थे, बट एट द सेम टाइम आर्किटेक्चर की बात करोगे आप, तो आर्किटेक्चर में आप देखोगे कि यहां पर बुद्धिस्ट की मोनास्ट्रीज बन रही थी, ठीक है। वो हम देखेंगे इस बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज में चैत क्या होते हैं, चैत विहाराज, ये सब क्या थे, तो ये चैत विहार ये सब क्या है समझेंगे, ठीक है। देन लैंग्वेज क्या इस्तेमाल कर रहे थे वो लोग, अशोका क्या इस्तेमाल करने लगा था, है ना, और अशोका के बाद क्या इस्तेमाल हुई, तो वो लैंग्वेज देखेंगे। तो इस प्रकार से पूरा चैप्टर जो है हमारा यहाँ पर डिस्कस हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करता हूँ। पहले मैं आपको ना कुछ बेसिक चीजें वो समझा देता हूँ, ताकि कहानी जो है वो आपकी एकदम क्लियर हो जाए। जब हम पीपीटी को पढ़ेंगे तो आपको पूरी सातवाहनों की स्टोरी जो है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। देखिए आपको पता है क्या 232 बीसी क्या हुआ था, अशोका की डेथ हुई थी, अशोका डाइड, है ना, अशोका की डेथ हो गई थी। एक बार हम रिकैप कर रहे हैं, या एक काम करते हैं थोड़ा और रिकैप कर लेते हैं, पीछे से रिकैप कर लेते हैं, ताकि आप लोगों के लिए आसान रहेगा। देखिए जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो मैंने इसे स्टार्टिंग में आपको डिस्कस किया था अबाउट द मैं कह सकता हूं पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन, है ना, आईवीसी के बारे में हमने पढ़ा था, है ना। और आईवीसी के रिगार्डिंग तो एक नई अभी स्टडी भी सामने आ गई है, और ये देखा गया है कि ये जो आईवीसी की साइट है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन कैन बी एज ओल्ड एज 8000 ईयर्स अगो,
ठीक है, अभी तक जो 4000 4500 मानी जाती है तो वो इतनी पुरानी हो सकती है, तो माइट भी डेटा आपका कभी चेंज हो सका होगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। ठीक है, आईवीसी हमने पढ़ा था, आईवीसी के बाद हमने देखा था इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद हमारी जो स्टडी थी वो आ गई थी रिगार्डिंग दी इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद हम वैदिक पीरियड पे आ गए थे, है ना। और वैदिक पीरियड को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा था। वैदिक पीरियड में हमने दो पार्ट्स देखे थे, एक तो देखा था सर क्या, अर्ली वैदिक पीरियड, जिसको मैंने आपको ऋग्वैदिक पीरियड बताया था। बार बार मैं आपको ये कहानी देता हूं ताकि एंशिएंट हिस्ट्री का स्ट्रक्चर आपके दिमाग में बैठ जाए। देन लेटर वैदिक पीरियड की बात करेंगे। ये जो पीरियड था ये रफली यहां पर 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक था। ठीक है, और ये वाला जो पीरियड है वो 1000 बीसी से लेकर लगभग 500 बीसी तक था। राइट और रॉन्ग, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ। और हमने अर्ली वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड की पॉलिटी देखी थी, इकोनॉमी देखी थी, सोसाइटी देखी थी, रिलीजन देखा था, ये चारों चीजें देखी थी। उसके बाद मैंने बताया था कि लेटर वैदिक पीरियड के बाद आपने देखा कि यहां पर महाजनपदों का पीरियड आना स्टार्ट हो गया था और यहां महाजनपद एग्जिस्ट करने लगे थे, है ना। और इस जगह हमने जो कहानी डिस्कस करी थी वो 16 महाजनपदों की कहानी थी। ठीक है, 16 महाजनपद। और इन्हीं 16 महाजनपद में हमने देखा कि कैसे कैसे फाइनली मगध जो है वो यहां पर निकल के आता है ना। मगध जो है वो यहां पर निकल के आता है और यहां से मगधन अंपायर की शुरुआत यहां पर होती है। और मगधन अंपायर जब हम देखते थे तो यहां पर हमने डिस्कस किए थे अबाउट 3 डायनेस्टीज जो उस वक्त यहां पर आई थी, एंड दे वेर कौन कौन सी थी। एक आपको मैंने बताया था हरियंक डायनेस्टी, एक मैंने बताया था आपको हरियंक डायनेस्टी के बारे में, है ना। एक मैंने आपको शिशुनाग डायनेस्टी के बारे में बताया था, ठीक है, शिशुनाग डायनेस्टी के बारे में बताया था, है ना। एंड देन लास्टली आई टोल्ड यू अबाउट दी, मतलब और भी हम देख रहे थे, एंड देन वी डिस्कस अबाउट दी नंदा डायनेस्टी, है ना, नंदा। और मैंने फिर यहां पर आपको बताया था, वो डायलॉग एक्सप्लोर किया था कैसे नंदा डायनेस्टी में, जब हम नंदा डायनेस्टी की बात करते थे तो हमें कैसे इस वक्त के पीरियड को मैंने आपको चाणक्य के साथ जो एपिसोड हुआ था वो चाणक्य वाला, आचार्य चाणक्य के साथ जो हुआ था, ठीक है, उनके साथ जो एपिसोड था वो मैंने यहाँ पर आपको डिस्कस किया था, कैसे फिर चंद्रगुप्त मौर्य का यहाँ पर प्रोमिनेंस में आते हैं। एंड देन यहाँ पर ही स्टार्ट होता है चंद्रगुप्त मौर्य अंपायर, ठीक है ना। तो यहाँ पर ही मौर्यन अंपायर एग्जिस्टेंस में आता है, ठीक है। मौर्यन अंपायर आप यहां तक कहानी में पहुंच गए थे। मौर्यन अंपायर जब हम शुरू करते हैं तो यहां पर मैंने आपको चंद्रगुप्त मौर्य से शुरुआत करी थी, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताया था मैंने आपको, एंड देन मैंने आपको मेनली यहां पर डिस्कस किया था अशोका के बारे में, राइट। अशोका की धम्म पॉलिसी वो सब क्या थी ये हमने अभी तक डिस्कस करी थी, राइट। अशोका के बाद फिर हमने आपको यहां पर आगे और भी चीजें डिस्कस करी थी कि अशोका मौर्यन अंपायर का लास्ट रूलर वाज कौन, लास्ट रूलर जो थे वो आप देखोगे। अच्छा, यहां पर वो सब चीजें याद रखना, नंदास के टाइम पे अलेक्जेंद्र का जो इन्वेजन या फॉरेन जो इन्वेजन यहाँ पर हो रहे थे वो अलग ही था, ठीक है ना। फिर अशोका के टाइम में मैं बताया था कि भाई अशोका के डेथ के बाद वहीं से हम कहानी को आगे बढ़ा रहे हैं कि जो उनके सक्सेसर्स थे वो काफी वीक थे, ठीक है। तो कहानी को यहाँ थोड़ा याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है, कहानी देखो थोड़ा सा याद रखना। मैं क्या बोल रहा हूं कि 232 बीसी की बात है जब अशोका डाइड, और जब अशोका की डेथ होती है तो उनके बाद के जो रूलर्स थे, मतलब ऐसे समझो कि आफ्टर दैट ऑफ अशोका मौर्यन अंपायर ये डिवाइड हो जाता है, ठीक है। अब एक चीज तो समझते हैं कैसे होता है। देखो, अगर मैं ग्राफ इमेज बना रहा हूं, दिस इज नॉट ऑफ कोर्स नॉट एग्जैक्ट इंडिया का मैप, बट बस आपको समझाने के लिए यहां पर मैं कुछ इस प्रकार से डिजाइन कर रहा हूं, ठीक है। ठीक है, अब देखिए यहां पर जो डिवीजन था वो कुछ इस प्रकार से हुआ, ठीक है। इस साइड जो एरिया था, ये वाला एरिया, फिर देख लीजिए, यस, ये वाला जो एरिया है, अब ये एरिया तो आपको पता है कि दिस वाज, ये जो एरिया था मौर्यन अंपायर का, यहां पर कुणाल रूल कर रहे थे, कुणाल, ठीक है। और इस साइड द वेस्टर्न पार्ट ऑफ मौर्यन अंपायर, यहां पर इधर आप देखोगे तो दशरथ, किंग वाज दशरथ रूल कर रहे थे, ठीक है। अब ये जो हमारा वेस्टर्न साइड ऑफ इंडिया था, दिस वाज अंडर कंटिन्यूअस इन्वेजन, है ना। यहां पर आपको पता है कंटिन्यूअसली क्या होता रहा, इन्वेजन होता रहा, और कंटिन्यूअस इन्वेजन की वजह से ही जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है, ठीक है, जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ द अंपायर था, कंटिन्यूअस इन्वेजन हुआ, इसकी वजह से क्या हुआ कि वेस्टर्न पार्ट स्लिप्ड फ्रॉम मौर्यास,
वेस्टर्न इंडिया, या फिर मैं लिख दूं कि नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया स्लिप्ड फ्रॉम हैंड्स ऑफ मौर्याज। थोड़ा टाइम ले रहा हूं ताकि एकदम कहानी एकदम बेसिक से क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है ना। तो ये वाला जो पोर्शन है कंटिन्यूअसली आप देखोगे कि ये अंडर इन्वेजन था, जिसकी वजह से ये वाला एरिया जो है वेस्ट मौर्यस के हाथ से निकल गया। और अब ईस्टर्न की बात करेंगे तो यहां पर इसके बाद जो रूलर्स आए, ठीक है, कई सारे रूलर्स के यहां पर नाम आते हैं, जैसे आप देखोगे फॉर एग्जाम्पल संप्रति, सालिसुख, ठीक है, देवरमन, सतधमन, बृहदत्त। तो मैंने आपको एक नाम बताया था फाइनली कि बृहदत्त मौर्य ये लास्ट रूलर थे, है ना, और ये भी फाइनली यहां पर डिफीट हो जाते हैं। और इसके बाद आप देखोगे कि इंडिया में जो डायनेस्टी सामने आती हैं वो क्या किस प्रकार से होती है वो मैंने आपको बताया था। और एक बार फिर से एक चार्ट के थ्रू यहां पर इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। थोड़ा इंडिया का मतलब सर समझने के लिए है, कभी आप लोग ये ना कहो कि सर ऐसा नहीं बना वैसा नहीं बना, ठीक है। दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, और इसमें कुछ भी ऐसा वो नहीं है कि, ठीक है, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, ठीक है। चलिए अब जरा देखते हैं कैसे यहां पर सिनारियो चल रहा था। देखो मैंने बताया कि भाई ये जो मौर्यन एम्पायर था वो धीरे धीरे खत्म हो रहा था। तो जहां मौर्यन एम्पायर खत्म हुआ, आप देखोगे इस पूरे एरिया में, इधर इन दिस एरिया, एक भाई क्योंकि मैंने बताया था पुष्यमित्र शुंग ने मारा था, राइट, तो यहां पर जो है वो शुंगाज आ जाते हैं। दिस एरिया में यू विल फाइंड शुंगाज, ठीक है। और शुंगा के बाद इसी जगह पे यू विल सी आफ्टर शुंगाज यहां पर कानवाज आते हैं, ठीक है, यहां पर कानवाज आते हैं। और जो सातवाहनों का रूल है वो आपको इस जगह पे, यहां पर ये जो वेस्ट डेक्कन वाला एरिया है, इस डेक्कन एरिया में आपको सातवाहनों का रूल देखने को यहां पर मिलेगा, ठीक है। इनको आंध्राज भी कहते हैं, सातवाहनाज, दे आर ऑल्सो नोन एज आंध्राज। आपको इसके बारे में हिंदू स्क्रिप्चर्स के अंदर भी, पुराणों के अंदर भी इसके बारे में रेफरेंस मिलता है कि दे आर आइडेंटिकल विद द आंध्रास, ठीक है। अब जरा समझते चलना, मैंने आपको जो चार्ट बनाया था उस हिसाब से और भी चीजें यहां हम देखते हैं, ठीक है। तो जब यहां पर ये शुंगास कानवास आ गए, ये आपके नेटिव रूलर्स हो गए, लेकिन एट द सेम टाइम मैंने आपको बताया था कि बाक्ट्रिया यहां पर जो था, ठीक है, तो बाक्ट्रिया का इन्वेजन होता है, याद करो। और क्यों होता है वो बताया था, क्योंकि पीछे जो सिंथियंस जो थे वो आगे आ रहे थे, तो बाक्ट्रिया यहां पर इन्वेड करते हैं, विच वॉज फॉलोड बाय, आगे देखो फिर हमने देखा साकाज हो गए, ठीक है। अब साकास यहां पर अपना कहीं रूल स्टैब्लिश कर रहे थे, साकास, ठीक है, यहां वेस्टर्न साइड से यहां पर आपको साकास देखेंगे कि अपना रूल स्टैब्लिश करेंगे। अब जो टसल होगी ना, वो आपको असली जो टसल देखने को मिलेगी वो इनके बीच में अक्सर देखने को मिलेगी। साकास ने कभी ऐसा हुआ कि सातवाहनों को प्रेशराइज नीचे दबाया, और ये जो है, वैसे देखो जो सातवाहन थे ना वो कहीं आंध्रा के आसपास है, वैसे माना जाता है कि दे कुछ ऐसे इंस्क्रिप्शंस या कुछ ऐसे हमें मिलते हैं एविडेंसेस जो कहते हैं कि भाई वो पहले यमुना रिवर के अराउंड यहाँ रहते थे, लेकिन बाद में वो माइग्रेट कर जाते हैं, तो वो आंध्रास के पास रहे, ठीक है। बट फिर उनका एक्सपेंशन शुरू होता है, अलग अलग राजाओं के टाइम पे एक्सपेंशन शुरू होता है। जब वो एक्सपैंड करते हैं तो धीरे धीरे वो पहले शिफ्ट हो जाते हैं टुवर्ड्स दी नॉर्थ डेक्कन वाला एरिया। अब डेक्कन वाला एरिया क्या है? डेक्कन वाला एरिया सब लोग समझते हैं क्या कि भाई ये जो एरिया है ना, ये वाला जहां पर आपकी नर्मदा रिवर है, ठीक है, या फिर आपको यहां पर विंध्यास की पहाड़ियां मिलेंगी, ठीक है, ये आपको वेस्टर्न घाट्स मिलेगा, ठीक है, ये आपको ईस्टर्न घाट्स मिलेंगे। तो जो एरिया इसके बीच का है दैट इज बेसिकली योर डेक्कन वाला एरिया, ठीक है। तो यहां पर पहले वो आंध्रास के अराउंड यहां पर थे, ठीक है, और फिर वो यहां पर अपर जो एरिया है, अपर डेक्कन है, नॉर्थ डेक्कन है, उस जगह पर ये सातवाहन वाले लोग जो है वो शिफ्ट होते हैं, और यहां से धीमे धीमे डिफरेंट राजा के टाइम पे उनका एक्सपेंशन शुरू होता है। उनके बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि आप देखो गौतमी पुत्र सतकर्णी के बारे में हम डिस्कशन यहां पर करूंगा मैं, ठीक है। बहुत सारी चीजें आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगी, बट आई एम टेलिंग यू द स्टोरी, कहानी क्या थी, ताकि आपको एकदम क्रिस्टल क्लियरिटी मिल जाए, राइट। तो शाकाज यहां पर थे। देन आपको पार्थियंस के बारे में मैंने बताया था, इंडो ग्रीक्स के बारे में हमने बाक्ट्रिया वाला देखा था, फिर हमने साका देखा था, फिर हम पार्थियन देखे, फिर हम कुषाणों की बात कर रहे थे ना। तो मैं खाली ऐसे लिख देता हूं कैसे ऐसे आए थे। देन पार्थियंस एंड देन उसके बाद आई सेड कि कुषाण, ठीक है। और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में डिस्कस भी किया था कि कुषाणों ने काफी बड़ा साम्राज्य जो है, इवन पाटलिपुत्र तक वो जो है अपने आप को यहां पर ऐसे इधर तक एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि पूरा यहां से यहां तक पूरा लेते चले गए, हाँ ऐसे रहा होगा, बीच में एमपी छूट गया, ऐसे फॉर एग्जाम्पल
रफली बता रहा हूं, रफली, ठीक है। तो कछाणों ने यहां पर अपना स्टैब्लिशमेंट किया था। तो इंडिया में वेस्टर्न साइड से इन्वेजन लगातार हो रहे थे और नेटिव रूलर्स की कहानी यहां पर ये थी। और इसके बाद मैंने आपको चार्ट में समझाया था क्या, कि यहां पर आपको साउथ इंडिया की कहानी समझने के लिए यू विल फाइंड हियर चोला, चेराज एंड पांड्यास, ठीक है। इसके बारे में हम लोग इसके बारे में वी विल स्टडी इन चैप्टर नंबर 18, इन चैप्टर नंबर 18। इसके बारे में हमने स्टडी किया इन चैप्टर नंबर 16, ठीक है। और अभी जो आज हम डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे सातवाहनों को, दैट इज चैप्टर नंबर 17। तो आई होप यहां तक की कहानी ये आपको अभी तक क्लैरिटी से पता चल रही होगी। क्लियर है, ठीक है यहां तक, ठीक है। अब इन फैक्ट यहां पर मैं आपको और भी चीजें बताता हूं कि हमें ये कैसे पता चलता है कि ये सातवाहन जो है वो आंध्रास थे। तो उसके बेसिक यहां पर 3 एविडेंसेस जो है वो मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं। देखो 3 एविडेंसेस कि आंध्रास जो है वो जो सातवाहन है वो आंध्रास थे। चलिए अब देखिए 3 एविडेंसेस में यहां पर क्या क्या मिलता है, प्लीज सी दिस। मैं आपको यहां लिख देता हूं एविडेंसेस, प्लीज सी एविडेंसेस, क्या क्या एविडेंसेस है, ठीक है। पहला एविडेंस ये है, सुनिएगा, अशोका का जो 13th रॉक एडिक्ट है। अच्छा, कुछ लोगों को कंफ्यूजन ये हो सकता है कि भाई सर रॉक एडिक्ट क्या होता क्या है। भाई रॉक्स हैं, ठीक है, उस पर कुछ लिखवा रखा है, ठीक है। तो ये अशोका का 13th रॉक एडिक्ट जो है वो भी यहां पर इस बात को मेंशन करता है। उसने इस बात यहां पर अशोका ने अपने इस इंस्क्रिप्शन में इन लोगों को, क्योंकि देखो बताया था अशोका का जो साम्राज्य है वो बहुत लंबा फैला हुआ था, बहुत नीचे तक, ठीक है। बस तमिलनाडु और नीचे का छोड़ दीजिए, कर्नाटका इधर तक था। तो उन लोगों को जो यहां पर रहते थे ऑन दी वेस्टर्न, एकदम यहां पर आंध्रा के पास रह रहे थे ये सातवाहन, उनको उसने बॉर्डर पीपल बोला हुआ है, ठीक है। क्या बोला हुआ है, बॉर्डर पीपल से डिस्क्राइब किया गया है कि बॉर्डर पीपल यहां पर रहते थे, ठीक है। तो अशोका का 13th रॉक एडिक्ट भी जो है वो इस बात को यहां पर बोलता है, क्लियर है, इस बात का मेंशनिंग जो है वो करता है। देन हम पॉइंट बी की बात करेंगे, नंबर बी। इनफैक्ट आप पुराणों के अंदर भी देखोगे तो आपको पुराणों में मिलेगा, ठीक है। इनफैक्ट आप देखोगे कि ऋग्वेद का जो ऐत्रेय ब्राह्मण है, ऐत्रेय ब्राह्मणा, ठीक है, ये भी जो है मेंशन करता है, ये भी जो है मेंशन करता है किसके बारे में, आंध्रास के बारे में, सातवाहनों के बारे में, कि दे आर आइडेंटिकल, ठीक है। इसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे पुराण हैं, ठीक है, वायु पुराण, ठीक है, वायु पुराण की बात करेंगे, मत्स्य पुराणों की बात करेंगे, पुराण की बात करेंगे, तो उसके अंदर आपको यहां पर ये रेफरेंस जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है। तो एक बार ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा, इसके अंदर ध्यान रखना कि पुराणों में जो बोला गया है वो क्या बोला गया है, आंध्र भृत्यास, आंध्र भृत्यास, ये वर्ड लिख लो, आंध्र भृत्यास। इसका क्या मतलब है, आंध्र भृत्या मतलब कि भैया ये लोग जो है दे वर दी बेसिकली सर्वेंट्स ऑफ आंध्रा, ठीक है। तो सातवाहनों को ऐसे इन 3 एविडेंसेस से हम कह सकते हैं कि हाँ ये लोग जो सातवाहन थे वो आंध्रास यहां पर थे, क्लियर है, ठीक है ना, ठीक है। आई होप यहां तक कहानी जो है सबको क्लियर हो गई कि भाई कैसे हमको पता चलता है कि यहां पर जो सातवाहन रह रहे हैं वो आंध्रास थे। तो उसके 3 एविडेंसेस यहां पर आपको दिखते हैं, वो मैंने आपको यहां पर एक्सप्लेन किया। आई होप यहां तक क्लियर हो गई। तो जो हिस्टोरियंस थे दोस्तों, हिस्टोरियंस यानी इतिहासकार जो थे वो इस बात पे डाइवर्ट हैं, यानी डाइवर्जेंट व्यूज हैं, उनके अलग अलग मत हैं कि कितने राजा हुए सातवाहनों के अंदर और इनका रूल कब से शुरू हुआ। इस बात पे बहुत क्लैरिटी नहीं है। कोई 270 बीसी के अराउंड बोलता है तो कोई 30 बीसी के अराउंड बोलता है, मतलब देयर आर डिफरेंट वर्जन्स कि कब शुरू हुआ और कितने राजा थे ये भी नहीं क्लियर होता है। लेकिन एक बात समझ में आती है कि जो राजा थे, मतलब 300 से 400 सालों के बीच में मतलब वेरिएशन रहता है। कोई कहता है 300 साल रूल किया, कोई कहता है 350 साल, कोई कहता है 400 साल। आपको हो सकता हो अलग अलग जगह अलग अलग इंफॉर्मेशन मिले, ठीक है। तो अभी यहां समझना जरा। तो एक बात बताया मैंने आपको कि हिस्टोरियंस इस बात पे डिफर करते हैं कि कितने रूलर्स हुए और कितने साल तक वो रूल किए। अलग अलग रूलर्स कहते हैं, कुछ का कहना यह है कि भाई 30+ जो है कुछ रूलर्स यहां पर हुए, 30+। सातवाहनों के आप देखोगे तो 30+ कुछ रूलर्स थे, या फिर नॉट 30+, तो हम कह सकते हैं कि लगभग 25 से 30 रूलर्स सातवाहनों के यहां पर हुए, ठीक है। ऐसी बात जो है वो यहां पर कही जाती है। और ये लोग ये भी मेंशन करते हैं
हिस्टोरियंस कि जो रूल है वो लगभग 300 से 400 ईयर्स तक रहा। ठीक है, अब पॉइंट ये है कि अगर 25 से 30 यहां पर रूलर्स हैं तो इतने रूलर्स के बारे में पढ़ना बड़ा ही डिफिकल्ट होगा। लेकिन यहां पर जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है सातवाहनों के रूलर्स के बारे में, वो हमें लगभग 6 या 7 ही रूलर्स के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन है। बाकी के बारे में कोई भी अभी तक हिस्टोरिकल ऐसे रिकॉर्ड्स नहीं मिलते हैं जो पुख्ता हैं। ठीक है, तो इसलिए यहां पर जो हमको डिस्कस करना है वो बहुत ही कम रूलर्स हो जाते हैं। इनके फाउंडर के बारे में हम पढ़ेंगे और कुछ कहानी जो है इसके, गौतमीपुत्र सतकर्णी, उनके बारे में यहां पर जानेंगे। तो मैं आपको यहां पर पहले एक टाइमलाइन जो है वो यहां पर बना के देता हूं, थोड़ा आपको क्लैरिटी उससे जो है वो यहां पर मिलती रहेगी। ठीक है, देखिएगा, देखिए यहां पर एक काम करते हैं, मैं ऐसे बनाता हूं ताकि आपको समझ में आए कि भाई ये जो मूवमेंट है ना, मतलब ऐसे चला है टाइमलाइन। ठीक है, टाइमलाइन जो है वो ऐसे चल रही है। चलिए, अगर मैं शुरुआत करूं सबसे पहले, थोड़ी स्पेस भी मुझे मिल जाएगी इधर उधर। ठीक है, अगर मैं शुरुआत करूं सबसे पहले, जो राजा इंपॉर्टेंट होते हैं वो है सिमुक। क्या नाम है उनका? सिमुक। एंड सिमुक बेसिकली ये फाउंडर थे, ये फाउंडर थे सातवाहन डायनेस्टी के। क्लियर है, ये यहां पर फाउंडर थे सातवाहन डायनेस्टी के। ठीक है, राइट। तो जो सिमुक थे उन्होंने क्या किया कि जो भी लोकल यहां पर गवर्नर्स हुआ करते थे उन्होंने उनको अपनी तरफ मिलाया, उन्होंने सातवाहनों के साथ उनको अलाइन किया और बड़ा एक अलाइनमेंट करने का उनको अलाई बना लिया अपना। ठीक है, तो दोस्ती यारी इस तरह से बढ़ती गई। और फिर यहां पर कॉन्फिडेंस में भाई क्या होता है, सोचो प्रैक्टिकली कि भाई डायनेस्टी थी, सिमुक थे, अब उन्होंने क्या किया, लोकल लोगों को, लोकल गवर्नर्स जो अगल बगल के थे उनको अपने दोस्त बना लिया। ठीक है, उनको अलाइन करा लिया सातवाहनों के साथ और ऐसे में उनका सपोर्ट बढ़ता चला गया। तो सिमुक जो है वो फाउंडर है यहां पर, किसके फाउंडर है यहां पर? सातवाहन डायनेस्टी के। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जो और इनके बारे में वो ये कि ये ब्राह्मणिज्म को पैटर्नाइज करते थे। ठीक है, ब्राह्मणिज्म को ये पैटर्नाइज करते थे, बट एट द सेम टाइम ये दूसरे रिलीजन के लिए भी यहां पर टॉलरेंट थे। ठीक है ना, ये दूसरे रिलीजन के लिए भी यहां पर टॉलरेंट थे। ठीक है, राइट। तो ये चीज आपको याद रखना है, ही इज ब्राह्मणिज्म बट टॉलरेंट टुवर्ड्स अदर रिलीजन्स। इसके बारे में और यहां जानने की जरूरत नहीं है, बस यही कहानी है कि जब ये डायनेस्टी स्टार्ट हुई तो ये लोकल गवर्नर्स को, अगल बगल के लोगों को ये अपने साथ जोड़ते थे और इस प्रकार से उन्होंने डायनेस्टी को स्टैब्लिश करना शुरू किया था। ठीक है, ऑल राइट। अब यहां पर सिमुक जो है उनके भाई थे, समझो जरा। सिमुक, सिमुक का यहां पर ब्रदर, सिमुक का यहां पर ब्रदर, और ब्रदर थे कान्हा। कौन थे? कान्हा। और सिमुक का यहां पर लड़का सन, और सन वॉज श्री सतकर्णी, श्री सतकर्णी। अब देखते हैं कि कैसे यहां पर नाम जो है इस डायनेस्टी का आता है। सतकर्णी कैसे, आप देखोगे ना आगे जितने भी रूलर्स होंगे, गौतमीपुत्र सतकर्णी, श्री सतकर्णी, गौतमीपुत्र सतकर्णी, विशिष्ट सतकर्णी। ठीक है, आगे जो बहुत सारे रूलर्स आए वो सतकर्णी टाइटल यहां पर लगाते थे। क्यों ऐसा समझते हैं? तो जब सिमुक यहां पर राजा फाउंडर थे, फाउंडर उन्होंने इस डायनेस्टी को स्टैब्लिश किया, तो उस वक्त उनका लड़के श्री सतकर्णी नाबालिग थे। ठीक है, और उस टाइम पे उनके जो भाई कान्हा, उन्होंने इस डायनेस्टी को फिर कंट्रोल में लिया। तो सिमुक के बाद आप देखोगे तो सिमुक के बाद जो नेक्स्ट राजा यहां पर आते हैं, ही इज कौन? कान्हा। कान्हा। और कान्हा के टाइम पे एक जो चीज समझ में आती है आउटराइटली कि कान्हा ने इस सातवाहन डायनेस्टी के जो एक्सटेंशन है, टेरिटोरियल एक्सटेंशन, उसको बढ़ाया। मैंने बताया आपको कि पहले सातवाहन, ध्यान रखना, आंध्रास के आसपास रह रहे थे। जब वहां से वो थोड़ा बहुत मूव करते हैं, शिफ्ट करते हैं, अपर डेक्कन की तरफ आते हैं, तो उनका टेरिटोरियल एक्सपेंशन भी होता है। और ऐसे में कान्हा जो है वो जब टेरिटोरियल एक्सपेंशन करते हैं तो वो नासिक को अपने अंडर ले लेते हैं, नासिक को कैप्चर करते हैं। बात समझ में आ गया? ठीक है, नासिक को क्या किया उन्होंने, अपना टेरिटोरियल एक्सटेंशन जो है किया। क्लियर है? अब कान्हा जब यहां पर गद्दी पे बैठते हैं, जस्ट अ मिनट, मैं आपको स्टोरी यहां पर कोशिश कर रहा हूं, वो आपको यहां पर एकदम क्लियर हो जाएगी तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो
अब जरा समझते हैं। तो यहाँ पर कान्हा सिमुक के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन इतनी क्लियर होनी चाहिए कि फाउंडर थे, और कान्हा के बारे में कि इन्होंने नासिक को यहाँ पर कैप्चर कर लिया था। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट रूलर यहाँ सामने आते हैं, ही इज वेरी इंपॉर्टेंट, ही इज श्री सतकर्णी। प्लीज इसको आप यहाँ पर लिख लीजिए। थर्ड श्री सतकर्णी, श्री सतकर्णी। अब हुआ क्या था समझना जरा एक बार। देखो, अगर मैं कहूं ये फिर से, अगर इसको हम समझते हैं, अगर हम फिर से थोड़ा समझते हैं इसको, ठीक है, देखिए ठीक है, रफली ठीक है। अब देखो, हम इस जगह की बात करेंगे तो यहां पर जो है वो जो डायनेस्टी थी वो खारवाल के राजा यहां पर थे। कलिंग की बात करेंगे तो यहां खारवाल किंग थे, ठीक है, खारवाल। और यहां पर जैसे मैंने बताया कि ये जो डेक्कन का एरिया था, इट वाज रूल्ड बाय सातवाहन्स, सातवाहन, ठीक है। अब क्या हुआ कि इन्हीं के टाइम पे, श्री सतकर्णी के टाइम पे क्या हुआ कि खारवाल ने यहां पर अटैक किया, ठीक है। खारवाल ने जो है वो विदर्भ के एरिया, ये जो आप देख रहे हो दिस इज द एरिया ऑफ विदर्भ, ठीक है, बिरार के पास है ये, बिरार में ही मिलता है इनफैक्ट, ठीक है। बिरार विदर्भ एक ही बात हो जाती है, ऑलमोस्ट मिला जुला है। तो खारवाल के राजा ने इनके टाइम पीरियड पे, श्री सतकर्णी के टाइम पीरियड पे ये अटैक जो है यहां पर किया। जब अटैक किया तो जो इनके एलाइज थे सातवाहनों के, जिनको सिमुक ने स्टार्टिंग में अपने साथ जोड़ लिया था, ठीक है, तो वो जब अटैक किया इनके ऊपर, तो यहाँ पर ये लोकल जो लोग थे, यहाँ पर जो एलाइज थे सातवाहनों के, उनको कैप्चर कर लिया। सातवाहनों के एलाइज को कैप्चर किया तो श्री सतकर्णी ने फिर अपनी मिलिट्री को स्ट्रेंथन किया, और फिर वो आगे बढ़ता है और खारवालों के राजाओं को यहाँ पर हराता है, मतलब हरा के उनको यहाँ पर खदेड़ के बाहर करता है, और अपने यहाँ पर जो लोग इनके एलाइज थे उनको फ्री कराता है। ये एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट रही श्री सतकर्णी की। इसी वजह से ये जो इतना एक मैं कह सकता हूं मॉन्यूमेंटल चीज हुई कि खारवाल के राजा का यहां पर जब इन्वेजन हुआ, तो उस इन्वेजन से यहां पर श्री सतकर्णी ने सातवाहनों के एलाइज को, लोगों को बचाया, या फिर मैं कह सकता हूं फ्री कराया। दैट इज वाई आप देखोगे कि आगे के जो रूलर हैं वो सतकर्णी टाइटल को या सतकर्णी अपने नामों में यूज करने लगे, ठीक है। ये रीजन यहां पर जो है वो बताया जाता है, ठीक है। तो ये सब जो जानकारी है, ठीक है, ये सब जो जितनी भी जानकारी है वो हमको मिलती है नानाघाट इंस्क्रिप्शन से। ये एक इंपॉर्टेंट है, इसी के आगे आप लिख लीजिए नानाघाट इंस्क्रिप्शन। नानाघाट इंस्क्रिप्शन ये इस पूरी लड़ाई के बारे में जो हुई थी और जो जीत यहां पर मिली है, वेरी इंपॉर्टेंट, जो जीत यहां पर मिली है श्री सतकर्णी को, वो बताया गया है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि खारवाल किंग के खिलाफ लड़ना या लड़े, और यही चीज टाइटल यहां पर उनको मिल गया था। टाइटल यही, मतलब टाइटल क्या, यही चीज पर यहां सतकर्णी का जो है, या जो सतकर्णी टाइटल है वो फिर लेटर ऑन सारे लोग यहां इस्तेमाल करने लगते हैं, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको आपको यहां पर याद रखना है, ठीक है। ऑल राइट। अच्छा, एक बात और है जो मुझे सिमुक के लिए आपको बतानी है। तो सिमुक जो है वो बहुत ही बड़े एरिया पे यहाँ पर पेनिनसुला पे रेन जो है वो करते थे। चलिए, अब यहाँ पर हम अच्छा सतकर्णी की डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। पहले हम बात कर लेते हैं इसकी, फिर उसके बाद हम आगे बात करेंगे। ऑल राइट, तो जस्ट आई वांट टू से कुछ यहाँ पर लेफ्ट आउट ना हो जाए, ठीक है। अब जरा समझिए, यहाँ पर एक चीज और है, वो क्या होती है वो मैं यहाँ बताता हूँ आपको। अब अगला यहाँ पर जो नाम आता है दैट इज प्लीज सी, थोड़ा सा स्टोरी को यहाँ पर कनेक्ट करते हैं। श्री सतकर्णी के बारे में मैंने आपको बताया, ये राजा चलते, लाइन चलती रही। अब इसके बाद कई 100 सालों 100 ईयर्स तक हमें कोई राजा की इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। इसके बाद जो हमें किसी राजा की इंफॉर्मेशन मिलती है तो वो आते हैं यहाँ पर 17th किंग, एंड दैट इज हल, ठीक है। ये 17th यहाँ पर किंग होते हैं ऑफ सातवाहन। अब इनके बारे में हमें क्यों पता चलता है, क्योंकि यहां पर एक किताब थी जो उन्होंने कंपोज करी थी, कंपोज्ड अ बुक, एक बुक कंपोज करी, और इस बुक के अंदर उन्होंने कम से कम 700 एरोटिक मैं कहता हूं कि लाइंस जो हैं वो उन्होंने यहां पर लिखी थी, ठीक है। 600 एटलीस्ट 700 जो है वो लाइंस जो है वो उन्होंने लिखी
वर्सेस लिखी, और वो लिखी थी प्राकृत में, ठीक है ना। और जो किताब का नाम है दैट इज रिलेटेड, एनसीईआरटी में लिखा है, लिखिएगा गत बुक ऑफ, ठीक है, ये बुक का नाम है गत सप्तसती, ठीक है। तो गत सप्तसती, या फिर इसको सत्तासाई भी बोलते हैं, ठीक है। कंपोज, इन्होंने ये किताब कंपोज करी, तो हमको जो हाल की जो हमको इंफॉर्मेशन है वो हमको इस किताब से मिल जाती है। लगभग 700 एरोटिक वर्सेस इसमें लिखी गई है, 700 एरोटिक वर्सेस इसमें लिखी गई है। एक्चुअली मैं आपको थोड़ा रिपीट करा देता हूं, क्योंकि आपको ऐसा थोड़ा सा ब्रेक हो गया था फ्लो, ठीक है। तो ताकि आपको समझ में आ जाए, थोड़ा फ्लो ब्रेक हो गया था। तो मैंने आपको यहां तक कहानी क्लियर हो गई होगी होपफुली आपको, कि भाई ये जो सातवाहन थे वो आंध्रास के आसपास रहते थे, और फिर धीमे धीमे ये नॉर्थ डेक्कन की तरफ ये मूव करते हैं, और वहां से फिर एक्सपेंशन शुरू होता है। एंड देन आई स्टार्टेड टेलिंग यू अबाउट देयर रूलर्स। तो सिमुक की बात करेंगे हम। सिमुक जो है वो फाउंडर थे और ब्राह्मणिज्म को पैटर्नाइज कर रहे थे, और रीजन आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि अशोका के टाइम पे जो बहुत सारी ऐसे हिंदू ब्राह्मणिकल रिचुअल्स को रोक दिया गया था, तो ये एक रिएक्शन था उसके अगेंस्ट, है ना, जहां पर आपको यहाँ ब्राह्मणिज्म जो है ये लोग फॉलो करते हुए मिलेंगे, राइट। और फिर यहाँ पर अच्छा एक बात और बता दूं कि ये डिस्क्लेमर ऑन है आप लोगों के लिए, कि ये सब मेरे व्यूज नहीं है, ये सब आपकी किताब के अंदर आपको मिलेंगे, ठीक है। तो यहां पर आप देखोगे कि सिमुक जो है वो फाउंडर थे, उसके बाद जो है उनके भाई कान्हा जो है वो गद्दी को संभालते हैं, और कान्हा यहां पर नासिक को जो है कैप्चर करते हैं, यानी कि जो सातवाहनों का टेरिटोरियल एक्सपेंशन है वो बढ़ जाता है। फिर उसके बाद श्री सतकर्णी, यानी जब उनके लड़के, किसके, सिमुक के लड़के, ये यहाँ पर गद्दी को संभालते हैं। तो सिमुक के टाइम पे, मतलब जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, जो भी उनकी लड़ाई वहां पर खारवाल की किंग के साथ हुई, वो हमको नानाघाट इंस्क्रिप्शन में पता चलता है, ठीक है, नानाघाट इंस्क्रिप्शन में। अब यहाँ पर जो इनकी वाइफ थी श्री सतकर्णी की वाइफ का भी बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर रोल होता है, एंड हर नेम वॉज, मैं आपको बताता हूं, काफी इंपॉर्टेंट है। यस, सतकर्णी की वाइफ थी नागामिका, ठीक है। सतकर्णी की यहां पर वाइफ थी, प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा, इनकी यहां पर वाइफ थी नागामिका, ठीक है। ये सब चीजें भी आगे आएंगी, बट आप लिख लीजिए अभी नागामिका। और इनकी वाइफ ने ही ये इंस्क्रिप्शन पे लिखवाया था, ठीक है। ध्यान रखना कि भाई जो इंस्क्रिप्शन, नानाघाट इंस्क्रिप्शन मिलते हैं हमको, उस पर जो भी इंफॉर्मेशन है वो उनकी वाइफ नानामिका ने लिखवाया था। नानामिका उनके साथ अक्सर हमेशा रहती थी, कोई भी अगर वैदिक रिचुअल हो रहा है तो भी वहां पर नागामिका होंगी। और ये हमको साथ में ऐसा देखने को मिलता है कि नागामिका के भी फोटो अलॉन्ग विद हर हस्बैंड, यानी कि नागामिका और सतकर्णी के एक साथ फेसेस जो है वो कॉइन्स के ऊपर मिलने लगे थे, ठीक है। तो ये ऐसा होता है कि देखा जाता है कि पहली फर्स्ट क्वीन हो गई नागामिका, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की हैं, और जिनका फोटो इंस्क्राइब्ड है अलोंग विद द हस्बैंड, ठीक है। ऐसा पहले देखने को यहां पर नहीं मिलता है। तो श्री सतकर्णी की वाइफ जो है नागामिका, वो यहां पर कॉइन्स के अंदर जो हमको देखने को मिलता है, राइट। इसके बाद जो है वो आता है, मैंने बता दिया आपको, हल में 17 किंग कंपोज बुक कंपोज करी, जिसकी वजह से हमको यहां पर इंफॉर्मेशन मिलती है। बीच में ना कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। ये फर्स्ट रूलर थे, ये सेकंड थे, ये थर्ड थे, ठीक है, फिर ये 17 थे। तो बीच का सारा जो इंफॉर्मेशन है वो हमको यहां पर नहीं मिलता है। अगेन फिर बहुत लंबा टाइम स्ट्रेच जाता है जहां पर हमें फिर से कोई भी इंफॉर्मेशन यहां पर नहीं मिलती है, ठीक है। एंड देन फाइनली जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है बाद में, एंड दैट वाज गौतमी पुत्र सतकर्णी। गौतमी पुत्र सतकर्णी। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट रूलर जो है वो ये कहे जाते हैं गौतमी पुत्र सतकर्णी। अब जब ये गौतमी पुत्र सतकर्णी जिस टाइम पे गद्दी पे बैठते, उससे पहले साकास का जो है वो इम्पैक्ट बढ़ता चला गया, और साकाओं ने काफी दूर तक, मतलब मान लो पहले साका अगर यहां तक थे, तो साकाओं ने जब तक गौतमी पुत्र सतकर्णी आते, भाई इस बीच में काफी वीक रूलर्स थे जो नहीं संभाल पा रहे थे सातवाहनों को। तो ऐसे टाइम पे साकास का जो रूल था वो काफी आगे तक यहां पर एक्सटेंड होने लगा, और सातवाहन श्रिंक होने लगे। लेकिन जब यहां गौतमी पुत्र सतकर्णी गद्दी में बैठते हैं, तो गौतमी पुत्र सतकर्णी कई सारे रूलर्स को हराते हैं, कई सारे रूलर्स को वो डिफीट करते हैं, गौतमी पुत्र सतकर्णी। और गौतमी पुत्र सतकर्णी को ग्रेटेस्ट ऑफ द रूलर्स जो है कहा जाता है। इनका रूल जो है वो 106 से लेकर 106 एडी से लेकर 130 एडी के बीच में कहा जाता है। तो 24 साल निकलते हैं, और उनका रूल है वो 24 एडी से 20 एडी के बीच में माना जाता है कि ये 4 साल का इनका रूल था।
और यहाँ पर जो रूल आप देख रहे हो वो 106 एडी से लेकर 130 एडी तक ये बीच में यहाँ रहते हैं। तो आपको देखो लगभग देखो 100 साल का फिर गैप होता है और बहुत स्ट्रॉन्ग रूलर्स नहीं आते हैं। और 100 साल ये बहुत बड़ा टाइम है जब पूरा मतलब साम्राज्य जो है वो डिक्लाइन हो सकता है। लेकिन ऐसे टाइम पे गौतमीपुत्र सतकर्णी यहाँ पर गद्दी बैठते हैं और फिर पूरी पिक्चर ही यहाँ पर बदलने लग जाती है। ठीक है, अब वो क्या करते हैं गौतमीपुत्र सतकर्णी, मैं आपको बताता हूं कि ये जब बैठते हैं तो वो पूरा डेक्कन जितना भी था, एंटायर डेक्कन और मालवा का रीजन ये जीत जाते हैं। ये इनका यहाँ पर चीज है जो उसको आप ध्यान रखिएगा कि ये पूरा डेक्कन, एंटायर डेक्कन, एंटायर डेक्कन, ठीक है, और प्लस मालवा, ये जो एरिया है ये पूरा एरिया वो जीत जाते हैं। ठीक है, तो ये इनके अच्छे कंट्रोल में आता है। अब गौतमीपुत्र सतकर्णी जो है सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज डिस्कशन रहती है इनकी, वो रहता है कि इन्होंने डिफीट किया था किसको, ही डिफीटेड नहापना, ही डिफीटेड नहापना। अब नहापना जो है वो कौन था, नहापना बेसिकली एक वेस्टर्न सत्राप था। ठीक है, क्या था, वेस्टर्न सत्राप, वेस्टर्न सत्राप। ठीक है, और वेस्टर्न सत्राप बेसिकली कहां पर था, ये वेस्टर्न सत्राप था, ये नासिक के अराउंड रूल करता था। ऐसे समझो सिंपल भाषा में कि नहापना एक चीफ था, एक रूलर था और वो नासिक के अराउंड रूल करता था। ये वेस्टर्न सत्राप था। तो बेसिकली व्हाट आई मीन टू से इज कि ये साका का रूलर था, ये साका रूलर था। कौन, नहापना। ठीक है, और गौतमीपुत्र सतकर्णी ने, गौतमीपुत्र सतकर्णी ने नहापना को डिफीट किया। ठीक है, नहापना को डिफीट कर दिया, नहापना गॉट डिफीटेड। और जब नहापना डिफीट हुआ, कैसे पता चलता है कि नहापना को डिफीट किया, देखो ये ऐसे पता चलता है कि जहां पर पहले नहापना के हमको मतलब यहां से कॉइन्स चलते थे जिसपे नहापना की तस्वीर होती थी, मतलब सिक्के थे और उस पर नहापना की फोटो जो इंस्क्राइब थी। लेकिन अब हमको जो सिक्के मिले लगभग 8000 प्लस हमको ऐसे सिल्वर कॉइन्स देखने को मिलते हैं जिसपे नहापना की फोटो के ऊपर आप देखोगे कि गौतमीपुत्र सतकर्णी के यहां पर इंस्क्रिप्शन देखने को मिल रहे होते हैं। ठीक है ना, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। रिस्ट्रक किया गया सिक्कों के ऊपर जो है 8000 प्लस ऐसे सिल्वर कॉइन्स थे जिसके ऊपर क्या किया गया, रिस्ट्रक हुआ, रिस्ट्रक ऑफ, मैं जीएस लिख रहा हूं, दैट इज गौतमीपुत्र सतकर्णी। ठीक है, पहले वो सिक्के में नहापना के कॉइन्स थे। ठीक है, अर्लियर नहापना के उसमें वो था, अर्लियर कॉइन्स में कौन था, नहापना, नहापना। ठीक है, और बाद में यहां पर जब नहापना को हरा दिया तो जो फोटो में या सिक्के में जो फोटो थी वो किसकी हुई, वो गौतमीपुत्र सतकर्णी की हुई। अब ऐसा कहा जाता है, एक ऐसी स्टोरी है कि नहापना ने जो है वो गौतमीपुत्र सतकर्णी की वाइफ को किडनैप करके ले गए, अपहरण कर दिया उनका। ठीक है, और ये चीज बड़ा क्रोध ऑब्वियसली किसी के भी लाएगा। तो गौतमीपुत्र सतकर्णी भी इससे काफी ज्यादा एजिटेटेड हो गए और फिर वो नहापना के खिलाफ खड़े होते हैं और नहापना को मारते हैं। और नॉट ओनली नहापना के साथ साथ पूरे नहापना के खानदान को, पूरी उसकी लीनियज को, कि कोई इसका कोई वारिस भी ना बचे, सबको मार डाला। तो यहां पर इसीलिए आप देखो गौतमीपुत्र सतकर्णी को वन ऑफ मतलब ग्रेटेस्ट रूलर्स ऑफ जो है, ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ सातवाहनों में कहा जाता है। और अक्सर किताबों में आपको गौतमीपुत्र सतकर्णी का भी नाम, गौतमीपुत्र सतकर्णी का ही नाम जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, तो गौतमीपुत्र सतकर्णी की हम बात करेंगे, अगर किन किन गौतमी पुत्र सतकर्णी, आप देख रहे हो ये वर्ड सतकर्णी चला आ रहा है। ठीक है, तो गौतमीपुत्र सतकर्णी की हम बात अगर करेंगे तो किन किन को हराया, देखिए जरा। एक तो मैंने आपको बताया, फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, एक तो हराया किसको, नहापना को। किसको हराया, नहापना, नहापना को हराया। सेकंड जो है वो किसको हराया, नहापना के बाद मालवा के रूलर को भी हराया। किसको, मालवा रूलर। ठीक है ना, तो ये हो गया यहां पर नासिक। ठीक है, ये हो गया मालवा एंड देन काठियावाड़ रूलर, काठियावाड़ रूलर। तो इन 3 रूलर्स को यहां पर जो है वो गौतमीपुत्र सतकर्णी ने हराया और अपना जो टेरिटोरियल एक्सपेंशन है वो काफी ज्यादा उन्होंने बढ़ा लिया। और हमको इस टेरिटोरियल एक्सपेंशन, इनको हराया तो ऑब्वियसली क्या हुआ, इससे क्या हुआ, हमको ये टेरिटोरियल एक्सपेंशन हुआ। और इस टेरिटोरियल एक्सपेंशन के बारे में हमको कहां से पता चलता है, वो हमको पता चलता है नासिक इंस्क्रिप्शन से। किससे पता चलता है, नासिक इंस्क्रिप्शन से हमको पता चलता है।
ठीक है, तो एक पॉइंट ये है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट यहां पर हो जाता है। अब नासिक इंस्क्रिप्शन को जो है वो गौतमीपुत्र सतकर्णी की मदर जो थी उन्होंने यहां पर उसको पूरा इसके बारे में यहां पर ये पूरी जो कैप्चरिंग करी है वो उसके बारे में बताया। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पार्ट और है वो ये कि जो मदर साइड हुआ करता था वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता था सातवाहनों के टाइम पे। एक डिफरेंस देखने को मिलेगा, ये एक पॉइंट है, इसको लिख लीजिए, आपके एनसीईआरटी में भी आएगा ये पॉइंट। और वो पॉइंट ये है कि भाई अगर आप नॉर्थ इंडिया की सोसाइटी देखेंगे, नॉर्थ इंडिया, तो नॉर्थ इंडिया में क्या होता है, नॉर्थ इंडिया में यू विल सी पैट्रियार्कियल सोसाइटी, ठीक है ना, पैट्रियार्कियल सोसाइटी है, यानी कि फादर के साइड से चीजें रहती थी। लेकिन अगर आप देखोगे साउथ इंडिया में, मतलब सातवाहनों की बात करें, अगर हम सातवाहनास की बात करें तो सातवाहनों में मदर साइड का लीनेज होता था, ठीक है, या फिर मैं इसको बोल सकता हूं जो एनसीईआरटी वर्ड भी यूज करता है, मैट्रिलिनियल सोसाइटी थी। आप देखोगे कि मदर का नाम जो है वो ऐड हुआ करता था, इसलिए देखो गौतमी पुत्र, गौतमी पुत्र था, सतकर्णी, सतकर्णी टाइटल कहां से लिया और नाम गौतमी पुत्र। तो नाम, मदर का नाम क्या था, मदर का नाम था गौतमी बालासारी, मदर नेम वाज गौतमी बालासारी, और लड़के का नाम क्या रखा गया, गौतमी पुत्र, गौतमी का पुत्र सतकर्णी, ठीक है। इसके बाद आप देखोगे वशिष्ठ पुत्र सतकर्णी, ठीक है। इस प्रकार से जो है वो मदर साइड या मदर लीनियज को सातवाहनों में फॉलो किया गया। ये शो करता है कि वुमेन की स्टेटस, ठीक है ना, तो यहां पर ये शो करता है स्टेटस ऑफ वुमेन, क्या है ये, स्टेटस ऑफ वुमेन को यहां पर रिफ्लेक्ट करता है, स्टेटस ऑफ वुमेन रिफ्लेक्टेड। और ये जो स्टेटस है वुमेन का वो काफी अच्छा है, स्टेटस ऑफ वुमेन रिफ्लेक्टेड, और स्टेटस जो है वो काफी हाई है। ये बात समझ में आ गया, क्लियर है, ठीक है। अब यहां पर और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी आता है कि क्या गौतमीपुत्र सतकर्णी ने क्या किया था, ब्राह्मणिज्म, अगेन द सेम थिंग, ब्राह्मणिज्म को पैटर्नाइज किया, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम आप देखोगे गौतमीपुत्र सतकर्णी का कि इन्होंने काफी डोनेशंस भी दिए, डोनेशंस दिए किसको, बुद्धिस्ट मॉन्क्स को, बुद्धिस्ट मॉन्क्स को डोनेशंस दिए। इनफैक्ट यहां पर यह भी लाइन आती है कि आई एम द ओनली ब्राह्मण, ये भी चीज बोली गई थी, ठीक है। बट अभी आपको फिलहाल यहां पर यह समझना है, ब्राह्मणिज्म को पैटर्नाइज किया और साथ में बुद्धिस्ट मॉन्क्स को यहां पर काफी डोनेशंस दिए, और इस बात का जो जिक्र है वो हमको नासिक इंस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, वो हमको नासिक इंस्क्रिप्शंस में देखने को मिलेगा, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहां पर जो हम देख रहे थे वो ये कि आपको ये याद रखना है कि यहां पर जो नानाघाट इंस्क्रिप्शन आता है जिससे हमको श्री सतकर्णी के इस जो इनका खारवेल के राजा के खिलाफ जो उन्होंने किया उसके बारे में जिक्र है, और गौतमीपुत्र सतकर्णी क्योंकि इन्होंने नाना इसको हराया था नापना को, तो वो जो पूरा कहानी है वो आपको यहां से मिलेगी, किस पे, किसके थ्रू, वो आपको मिलेगी नासिक इंस्क्रिप्शन के थ्रू। आई होप ये आप लोगों को आसान बना रहा होगा, कुछ कुछ चीजें ये आप लोगों को नासिक इंस्क्रिप्शन के थ्रू मिलेगी, ठीक है। तो इसको थोड़ा नोट करते रहिए, थोड़ा आपको इजी इससे पढ़ता चला जाएगा, ठीक है। नासिक इंस्क्रिप्शन के थ्रू जो है वो आपको पता चलता रहेगा। अच्छा, अब इसमें मुझे और भी कुछ एक चीज बतानी है, लेट मी फर्स्ट टेल यू, ठीक है। साथ में जैसे मैंने आपको बताया कि वुमेन का स्टेटस इस बात से भी पता चलता है कि जब अभी हम डिस्कस कर रहे थे ना इससे पहले सतकर्णी, श्री सतकर्णी के बारे में, तो जब श्री सतकर्णी की यहाँ डेथ होती है, ठीक है, एक और देख लो वुमेन की स्टेटस के बारे में कि जब श्री सतकर्णी की डेथ होती है तो श्री सतकर्णी की डेथ के बाद उनका जो बेटा था, मतलब वो उस वक्त छोटा था, तो उस वक्त जो उनकी वाइफ थी नगामिका, नगामिका जो है वो बच्चे को गद्दी बैठालती है, ठीक है, मतलब राजा यही है, और खुद एक मतलब एक रिप्रेजेंटेटिव की तरह खाली गद्दी बैठती है। तो मतलब वो भी एक शो करता है कि हाँ वुमेन वाज रूलिंग एट दैट टाइम, और राजा तो मतलब उसको बना दिया गया लड़का, ठीक है, कि भैया बड़ा होगा राज करेगा, लेकिन बाय दैट टाइम नगामिका खुद बैठती है। तो ये भी वुमेन के स्टेटस को यहां पर दिखाता है, क्लियर है, ठीक है। आई होप यहां तक कहानी जो है सबको क्लियर हो रही होगी कि क्या कहानी अभी तक यहां पर चल रही है, राइट। अब इसके बाद हम इसके नेक्स्ट रूलर की तरफ जाते हैं, और वो नेक्स्ट रूलर क्या है, प्लीज सी, नेक्स्ट रूलर इज, नेक्स्ट रूलर का नाम लिख लीजिए वशिष्ठ, वशिष्ठ पुत्र, वशिष्ठ पुत्र सतकर्णी। अब एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इनके भी पार्ट का है, वो भी सुन लीजिए ताकि आप लोगों को क्लैरिटी मिल जाए। क्या है, अब जरा सुनना, बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज है, इसके बारे में भी देखिए।
मैं इसलिए आपको इस कहानी बताना चाह रहा हूं। देखिए जरा सुनिए, ये जो वशिष्ठ पुत्र सत्कर्णी, गौतमीपुत्र सत्कर्णी के बाद कौन बैठा गद्दी पे? वशिष्ठ, वशिष्ठ, चलिए वशिष्ठ पुत्र, स्पेलिंग देख लीजिएगा, सत्कर्णी, वशिष्ठ पुत्र सत्कर्णी। अब जरा सुनिए बात को यहां पर, वशिष्ठ पुत्र सत्कर्णी की जो वाइफ थी, या फिर इसके बारे में बाद में बताऊंगा, अब पहले सुनिए। वशिष्ठ पुत्र सत्कर्णी गद्दी बैठे, अब साथ में इनका जो लड़ाई थी वो किससे थी? वो थी रुद्रदमन से, है ना। अब याद करिए रुद्रदमन कौन था, इनके बारे में मैं रुद्रदमन के बारे में आपको पढ़ा भी चुका हूं। रुद्रदमन, रुद्रदमन वन, याद करिए, ही वॉज दी साका रूलर। मैंने आपको बहुत सारे रूलर्स के नाम डिस्कस किए थे जब मैं आपको बैक्टीरिया डिस्कस कर रहा था, इंडो ग्रीक्स लास्ट वाले चैप्टर में, तो वहां मेंडर डिस्कस किया था। देन आई डिस्कस जो साका रूलर, तो मैंने आपको रुद्रदमन वन डिस्कस किया था। जब मैं आपको पार्थियन डिस्कस कर रहा था तो वहां मैंने आपको गोंडोफन्स को डिस्कस किया था। जब मैं आपको कुषाण डिस्कस कर रहा था तो वहां मैंने आपको कैटफाइसिस वन, कैटफाइसिस टू, कुषाण और कनिष्क के बारे में डिस्कस किया था। ये सारे रूलर्स थे वहां पर। अब यहां पर यही चीज बता रहा हूं आपको, ठीक है। ये पैरेलल चल रहा है, पैरेलल मतलब जहां नेटिव रूलर एक तरफ है, तो अब साकास भी उस वक्त इंडिया में ये टसल चल रही है, बताया मैंने आपको। तो ध्यान रखना, ये जो डायग्राम है ना, इसको थोड़ा ध्यान रखो, एक बार फिर से बना देता हूं। देखिए, पोस्ट मौर्य, पोस्ट मौर्य समझना जरूरी है। पोस्ट मौर्य, पोस्ट मौर्य में हमने तीन चीजें यहां पर लास्ट वाले लेक्चर में हमने लिख ली थी, और एक बार फिर से उसको मैं थोड़ा रिवाइज करा देता हूं। एक तरफ मैंने बताया नेटिव रूलर्स थे, लास्ट वाला लेक्चर खोल के देख लीजिएगा, नेटिव रूलर्स थे, ठीक है। और नेटिव रूलर में मैंने आपको बताया था शुंगास, शुंगास फाउंडेड बाय पुष्यमित्र शुंग, देन कानवाज, वासुदेव इंपॉर्टेंट, एंड देन हियर सातवाहनाज, सातवाहना, ये डिस्कस किया था। और फिर फॉरेन रूलर्स जब मैंने आपको बताए थे, फॉरेन रूलर्स, तो फॉरेन रूलर्स की कहानी मैंने क्या बताई थी? फर्स्ट इंडो ग्रीक्स, इंडो ग्रीक्स, है ना। क्यों आते हैं? सिंथियंस का, सिंथियंस जा रहे होते हैं चाइना की तरफ, और चाइना के राजा ने वहां बनवा ली होती है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, जिसकी वजह से उनको वहां से लौटना पड़ता है। फिर वो एंट्री करते हैं भारत की तरफ, और भारत की तरफ जब दबाव बनाते हैं तो इंडो ग्रीक्स को आगे अंडर वेस्टर्न इंडिया में इन्वेट करना पड़ता है, राइट। देन फॉलोड बाय साकाज, यहीं पर राजा है। देन पार्थियंस, पार्थियंस, एंड देन फोर्थ वॉज कुशान्स। तो ये जो डिस्कशन यहाँ चल रहा है, सातवाहन और साका रूलर, ये समझ में आ रहा है आपको? सातवाहनों का भी रूलर उस वक्त वहां पर है, ठीक है, वशिष्ठ पुत्र सत्कर्णी उस एरिया में, डेक्कन वाले एरिया में, और साका ऊपर से वेस्टर्न इंडिया को वहां पर कब्जा रहे हैं, ठीक है। अब इनकी टसल यहां चल रही है। तो जो, और फिर मैंने आपको साउथ की कहानी बताने के लिए बोला था, इसको हम लोग चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। चेराज, चेराज, चोलाज, पांड्याज, पांड्याज, ठीक है। आई होप ये कहानी आपको याद होगी, जस्ट पीछे का लेक्चर का रेफरेंस मैंने आपको यहां पर दिया है, ठीक है। अब जरा देखिए, वशिष्ठ पुत्र सत्कर्णी की बात हम यहां कर रहे थे। यहां रुद्रदमन जो है वो साका रूलर था, काथियावाड़ का, काथियावाड़। अब ये हमको पता चलता है जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन से। अब देखो हुआ क्या, रुद्रदमन ने कई बार, रुद्रदमन ने कई बार, यानी कई बार क्या, ट्वाइस, ट्वाइस क्या किया है? ट्वाइस डिफीट किया था, ट्वाइस डिफीटेड वशिष्ठ पुत्र सत्कर्णी। रुद्रदमन वन ने दो बार कम से कम वशिष्ठ पुत्र सत्कर्णी को हराया, लेकिन कंप्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं किया। डिफीटेड वशिष्ठ सत्कर्णी ट्वाइस, बट डिड नॉट डिस्ट्रॉयड देम। व्हाई? क्यों नहीं किया? कौन सा ऐसा प्रेम था? प्रेम था मैट्रिमोनियल लाइंस, मैट्रिमोनियल अलायंस थी। और मैट्रिमोनियल लाइंस का मतलब क्या हो गया यहां पर, कि भैया कुछ शादी ब्याह करके रचा के रखा होगा। क्या था यहां पर? रचा ये था, सवाल था ये कि वशिष्ठ पुत्र सत्कर्णी की जो वाइफ थी, शी वॉज द डॉटर ऑफ, वो डॉटर थी, बेटी थी रुद्रदमन वन की। यानी कि जो वशिष्ठ पुत्र सत्कर्णी है वो दामाद था, ठीक है ना, वो दामाद था। इसीलिए दो बार कम से कम रुद्रदमन ने हराया वशिष्ठ पुत्र सत्कर्णी को, लेकिन कंप्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं किया, क्योंकि खानदान हो गया था, दामाद थे भाई, बेटी ब्याह रखी है वहां पर। और ये सब चीजें हमको कैसे पता चलती हैं? थ्रू जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन,
थ्रू जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन। प्लीज नोट, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कहानी क्लियर हो रही है, वशिष्ठ पुष्प सतकर्णी वाली, ठीक है ना? ठीक है। प्लस साथ में और कैसे पता चलती है, जो वशिष्ठ पुष्प सतकर्णी की वाइफ थी यानी रुद्रदमन की जो बेटी थी, उसने कन्हेरी केव्स में भी जो यहां पर इंस्क्रिप्शन मिला है, कन्हेरी केव्स के इंस्क्रिप्शन में यह चीज मेंशन कराई है। तो हमको इन दो जगह से हमको वशिष्ठ पुष्प सतकर्णी के बारे में यहां पर पता चलता है। क्लियर है? इसके अलावा वशिष्ठ पुष्प सतकर्णी और भी कुछ चीजों के लिए यहां पर फेमस रहते हैं, जैसे कि ये अपने नेवी के लिए जाने जाते हैं। कैसे? क्योंकि कॉइन्स के ऊपर आप देखोगे, कॉइन्स के ऊपर शिपों की जो है वो शिप्स की जो है वो बना रखी थी इमेज, कॉइन्स के ऊपर शिप की इमेज थी। तो ये नेवल पावर को दिखाता है कि काफी नेवल पावर रही होगी वशिष्ठ पुष्प सतकर्णी की। ठीक है। एंड देन उसके बाद लास्टली फाइनली व्हेन वी टॉक अबाउट यज्ञश्री सतकर्णी, तो यज्ञश्री सतकर्णी जो है वो लास्ट रूलर थे। इसको एक बार एड ऑन कर लीजिए, प्लीज ऐड यज्ञश्री सतकर्णी। ठीक है, ये लास्ट ग्रेटेस्ट रूलर थे और इन्होंने कुछ और पोर्शंस जो है मालवा, जैसे मालवा आप देखोगे कि यहां पर आ गया था, गौतमीपुत्र सतकर्णी के हाथ में आ गया था मालवा, डेक्कन भी आ गया था, मालवा भी आ गया था, लेकिन जब गौतमीपुत्र सतकर्णी गए तो उसके बाद मालवा उनके हाथ से चला गया और वापस से मालवा को रीगेन किया गया था यज्ञश्री सतकर्णी के द्वारा। तो ये है पॉलिटिकल हिस्ट्री जो इनकी है अबाउट दी सातवाहन। बहुत कुछ इसमें इन रूलर्स के बारे में नहीं दिया है, लेकिन मैंने आपको स्टिल बताया है, थोड़ी कहानी अच्छी इंटरेस्टिंग है तो यहां पर इसलिए हमने इसको डिस्कस किया है। अब कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको इनके आर्किटेक्चर की बात करूंगा, तो ये लोग क्या कर रहे थे, मोनास्ट्रीज बनाते थे। ठीक है, ये लोग क्या कर रहे थे, आप देखोगे चैत्यास यानी कि जहां पर प्रे किया जाएगा वो बनाते थे। एंड देन विहारा रेसिडेंशियल प्लेसेस बनाते थे। ठीक है, आर्किटेक्चर के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंटली आर्किटेक्चर, उसमें बड़े बड़े पिलर्स होते थे, अंदर आप जाओगे बड़ा सा वरांडा है, इस प्रकार की चीजें भी डिस्कस करेंगे आगे हम लोग। तो आर्किटेक्चर में ये था। रिलीजन के बारे में आपको ऑलरेडी बता दिया, इन क्रक्स रिलीजन के बारे में आपको ऑलरेडी बता दिया, क्या कि ब्राह्मणिज्म को प्रमोट करते थे, पैटर्नाइज करते थे, ब्राह्मणिज्म को पैटर्नाइज करते थे। और एक बात और, मैं इस चीज को लेकर मैं कभी कोई डिस्प्यूट नहीं करना चाहता कि ये क्या थे। कई जगह आपको कुछ केव्स के अंदर कुछ दिखता है, कहीं कुछ और मिलता है, तो मैं इस पर कुछ नहीं बोल रहा हूं। मैं एनसीईआरटी की बात बता रहा हूं कि ब्राह्मणिज्म को ये लोग पैटर्नाइज करते थे और साथ में मैंने आपको बताया कि टॉलरेंट टुवर्ड अदर रिलीजन। ठीक है, टॉलरेंट टुवर्ड्स अदर रिलीजन। और बुद्धिज्म को मतलब क्या कर रहे थे यहां पर ये लोग, मॉन्क्स को डोनेशंस भी देते थे। ठीक है, तो ये शो करता है ये टॉलरेंट टुवर्ड्स अदर रिलीजन भी यहां पर ये थे। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ यहां पर ये चीजें चलती हैं। अच्छा, अब दूसरी बात यहां पर क्या है, लैंग्वेज की बात करेंगे। लैंग्वेज क्या इस्तेमाल हो रही थी, लैंग्वेज सिंपल तौर पे सिंपल प्राकृत लैंग्वेज थी, प्राकृत लैंग्वेज इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट। फिर वही चीज, जो चीज खत्म कर दी गई थी वो चीज यहां पर देखो आ रही है फिर से। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको यहां पर अभी तक इतनी क्लियर हो गई होगी, एंड आई थिंक दिस इज क्वाइट क्लियर। ठीक है, और वशिष्ठ पुष्प सतकर्णी के बारे में अभी हम सब आगे जो आएगा उसको हम डिस्कस करते हैं। आई होप यहां तक कहानी क्लियर हो गई होगी। और कोई भी अगर मैप को लेकर ऊंच नीच हुई हो तो उसके लिए डिस्क्लेमर ऑन है कि वो बस फॉर योर अंडरस्टैंडिंग के लिए है। और दूसरी बात, कोई भी ऐसे व्यूज मेरे नहीं है, ये एक चीज ध्यान रखिएगा। कहीं भी कुछ मिलता है तो मैंने इसका सोर्स कोट किया है कि कहां कहां से वो चीजें मिल रही हैं जो हमको पता चलती हैं, और एनसीईआरटी बाकी हम लोग यहां पर फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, अब इनकी कैपिटल के बारे में भी था जो शायद मैं आपको यहां पर नहीं बता पाया। कुछ यहां पर शहर के नाम भी आएंगे, कुछ सिटीज भी यहां पर, कुछ प्लेसेस भी यहां पर इंपॉर्टेंट हैं जो चैप्टर के अंदर आती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल
जैसे करीमनगर का नाम सामने आएगा, करीमनगर का नाम जो है वो सामने आएगा, ठीक है। इसके अलावा पैठान, ठीक है ना, पैठान, दिस वाज द कैपिटल, ठीक है, ये नाम यहां सामने आएगा। पोर्ट्स के नाम भी आते हैं, कल्याण वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्ट जिसको कब्जा लिया गया था, ठीक है ना, यानी इनके पोर्ट्स थे इंपॉर्टेंट पोर्ट्स जो इंटरनेशनल ट्रेड करके सरवाइव कर रहे थे, ठीक है, कल्याण पोर्ट हो गया, ठीक है, इस प्रकार के। देन आपको बहरूच के पास जो पोर्ट था वहां पर आप पोर्ट को भी इन्होंने डेवलप किया, तो इंटरनेशनल ट्रेड इससे काफी हो रहा था, जिस वजह से सातवाहन जो है वो काफी ज्यादा एक्सपैंड कर रहे थे, ठीक है। तो लेट अस मूव और हम देखते हैं अब चैप्टर के अंदर क्या क्या चीजें यहाँ पर रहती हैं, और होपफुली यहाँ पर इतना तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। सी, अब यहाँ पर बस मैं आपको वो पॉइंटर्स चीजें बताता जाऊंगा जो हमने अभी तक सब कुछ डिस्कस कर लिया है, क्लियर है। देखिए, शुंगा एंड कानवास जो है वो क्रूशियल सक्सेसर थे मौर्यास के। आई ऑलरेडी टोल्ड यू दिस पॉइंट कि ये दोनों यहाँ पर क्या करते हैं, पहले आते हैं शुंगा कानवास, ये कहाँ पर होते हैं, ये सेंट्रल इंडिया के आसपास होते हैं, सातवाहन थोड़ा नीचे आते हैं, ठीक है। फिर लिखा है इन डेक्कन एंड सेंट्रल इंडिया, यानी कि वही बात जो मैं आपको बता रहा था, डेक्कन की बात करें और सेंट्रल इंडिया की बात करें तो वहां पर सातवाहन आते हैं, सक्सीडेड द मौर्यास इन अ गैप ऑफ 100 ईयर्स, लगभग 100 सालों के बाद सातवाहनों का जो रूल है वो देखने को मिलता है। सातवाहनों को हम लोग आंध्रा से डिफाइन करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, और जैसे मैंने बताया कि ये सब आपको कहां मिलेगा, ये पुराणों में भी लिखा हुआ यहां पर मिलता है, राइट ना। अब सातवाहन के पहले के जो सेटलमेंट्स थे डेक्कन के अंदर, वहां पर मेगालिथ बरियल्स या मेगालिथ सेटलमेंट्स थे, मेगालिथ बिल्डर्स थे। अब जरा समझो इस बात को कि ये एविडेंस कैसे मिलता है हमको। यहां पर क्या था, ये मेगालिथिक सेटलमेंट्स, या फिर हम कह सकते हैं एक वर्ड यूज होता है, मेगालिथ बिल्डर्स थे यहां पर, ये मेगालिथ बिल्डर्स। अब मेगालिथ बिल्डर्स क्या है, मेगालिथ बिल्डर्स जैसे मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं कि मेगालिथ मतलब बड़े बड़े पत्थर, ठीक है, बड़े बड़े पत्थर वहां पर मेगा होते हैं, और बड़े बड़े पत्थरों के थ्रू वो बरियल बनाते हैं, है ना। जैसे आप देखोगे कि ये एक बहुत बड़ा पत्थर है, ठीक है, और उसको ऐसे बड़े बड़े पत्थरों से बना दिया, यहाँ पर नीचे जो है इंसान को क्या किया हुआ है, दफनाया हुआ है, ठीक है, इंसान दफन है, और जो इंसान दफन है उसके साथ साथ बहुत सारे अलग अलग प्रकार के बर्तन मिल रहे हैं, रेड वेयर पॉटरी मिल रही है, रेड एंड ब्लैक वेयर मिल रहा है, ठीक है, इस तरह के अलग अलग बर्तन मिले हैं जो हमको डिटरमाइन कर पा रहे हैं कि किस प्रकार का क्राफ्ट या फिर किस प्रकार के बर्तन या किस प्रकार की सोसाइटी उस वक्त एग्जिस्ट कर रही थी, ठीक है, वो यही बोला हुआ है। तो ये जो आप समझ रहे हो ना मेगालिथ बरियर्स, तो ये मेगालिथ बरियर्स, तो ऑफ कोर्स ये जो आप समझ रहे हो ये पहले ही चलता था साउथ इंडिया में, पहले ही जो था, आयरन की खोज हुई थी 1000 BC के अराउंड, राइट, ठीक है, नॉर्थ इंडिया में उसका इस्तेमाल शुरू हो गया था, बाद में वो चीजें नीचे आई, है ना, वो बाद में वो चीजें नीचे आई। तो अब यहां देखोगे कि प्री सातवाहन सेटलमेंट जो थे, यानी अब हम थोड़ा सातवाहनों के पहले की चीज देख रहे हैं इन द डेक्कन। अब उस वक्त क्या था वो देखो जरा, सातवाहन मैंने आपको पूरा समझा दिया, सातवाहन थोड़ा पहले क्या था समझो। एविडेंस क्या मिलता है, रेड वेयर का, ठीक है, ब्लैक एंड रेड वेयर का, ये पॉटरी देखिए मिलती है, ठीक है, और ये किससे एसोसिएटेड है, एसोसिएटेड विद आयरन यूजिंग मेगालिथ बरियल्स, आयरन का इस्तेमाल भी कर रहे थे प्री सातवाहन सेटलमेंट्स वाले, यानी सातवाहनों के पहले जो सेटल कर रहे थे उस डेक्कन के एरिया की बात करें तो वहां पर आयरन का इस्तेमाल भी हो रहा है। इसका मतलब आयरन है तो वहां पर आपको फावड़ा मिलेगा, एग्रीकल्चर हो रहा होगा इसका मतलब, राइट, और अगर एग्रीकल्चर हो रहा है तो मतलब जानवर भी थे, तो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स भी हो रहा होगा, है ना, एग्रीकल्चर चल रहा है तो रूरल इकोनॉमी अच्छी फ्लरिश कर रही होगी, कुछ इस प्रकार की इंफॉर्मेशन हमको हमें मिल रही है। सो क्या क्या हो रहा है, देखिए आयरन का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, पैडी की खेती हो रही है, यानी कि चावल की खेती हो रही है, और आपको पता है कि कृष्णा गोदावरी कृष्णा, दिस एरिया बिटवीन गोदावरी एंड कृष्णा राइस बोल ऑफ इंडिया, है ना, काफी चावल मिलता है, तो वो आपको यहां देखने को मिला, पैडी ट्रांसप्लांटेशन। देन वो फेज था जहां पर अर्बनिज्म बहुत ज्यादा हुआ, राइट, और राइटिंग का यहां पर प्रचलन काफी हुआ, राइटिंग कंट्रीब्यूटेड टू द स्टेट फॉर्मेशन। और इस तरह से मतलब हम ये समझ रहे हैं थोड़ा सा कि कैसे स्टेट का फॉर्मेशन हुआ होगा, मैंने पॉलिटिकली तो पूरा बता दिया आपको कौन सा राजा, लेकिन कैसे ये शुरू हुआ होगा वो चीजें समझ रहे हैं, ठीक है। सम पुराण सजेस्ट कि भाई ये जो सातवाहन है उनका 300 साल पहले से यहां पर रूल रहा है, 300 साल का रूल रहा है, एंड दे आर आइडेंटिकल विद व्हाट, आइडेंटिकल विद दी आंध्रास, ठीक है। अब जो अर्लियर सातवाहन इंस्क्रिप्शंस हैं जो हमको सबसे पहले मिलते हैं, सातवाहनों के इंस्क्रिप्शंस, मैंने इतने सारे नाम बताया राजाओं के आपको, है ना, अब उनके जो इंस्क्रिप्शन मिल रहे हैं जो अर्लीस्ट मिल रहे हैं, ठीक है, एंड कॉइन्स मिल रहे हैं हमें, देखो अक्सर आपको कॉइन्स के थ्रू पता चला, मैंने आपको बताया कॉइन्स के थ्रू, श्री सतकर्णी के बारे में बताया, वहां भी कॉइन्स के थ्रू पता चलता है ना। तो मैंने आपको और भी कॉइन्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी, जैसे नेवल शिप्स के थ्रू पता चल, नेवल पावर के बारे में कॉइन्स के थ्रू पता चलता है, शिप को फोटो पे इंस्क्राइब कर रखा है। सो द अर्लियर सातवाहन इंस्क्रिप्शंस एंड कॉइन्स वेर फाउंड इन दी नॉर्थ महाराष्ट्र, कहां पर,
नॉर्थ महाराष्ट्र में मिलते हैं। नॉर्थ महाराष्ट्र समझना पोजीशन, मैं मैप में कहां बता रहा हूं। वेयर दे डिफीटेड कानवास, और ऑब्वियसली उन्होंने कानवास को यहाँ पर डिफीट किया और फिर अपनी पावर को स्टैब्लिश किया इस सेंट्रल इंडिया में, ठीक है ना। ये बात जो है वो हम यहाँ पर जो है वो इसकी कर रहे हैं। क्लियर है, यहां तक बात क्लियर है। देखिए, द इनिशियल सातवाहन किंग्स इमर्ज्ड इन नॉर्थ महाराष्ट्र। अब सबसे पहले जो इनिशियली सातवाहनों का जो किंग्स है, उनकी राजा है, वो आपको नॉर्थ महाराष्ट्र के एरिया में यहाँ पर मिलते हैं, पर्टिकुलरली इन दी अपर गोदावरी वैली। तो ये चीज यहाँ बताई गई। देखो, पहले बताया था क्या, इनिशियली सातवाहन जब शुरू हो रहे थे, आंध्रास जब उनको बोला जा रहा था, नॉट किंगडम फॉर्म नहीं हुआ था इतना बड़ा, हालांकि सातवाहन डायनेस्टी फॉर्म हो गई हो, तो तब छोटे से एरिया में थे, लेकिन फिर वो अपर, मैंने बताया ना, अपर डेक्कन की तरफ मूव करते हैं, तो वो नॉर्थ महाराष्ट्र की तरफ मूव करे और यहां से फिर डायनेस्टी स्टैब्लिश करती है। अ रीजन नोन फॉर इट्स करंट एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली यहां पर को खेती बड़ी अच्छी मिल रही थी। सातवाहन जो है ग्रेजुअली एक्सपैंड करना शुरू करते हैं, उनका इन्फ्लुएंस बढ़ना शुरू होता है और वो अगल बगल कर्नाटका का एरिया, आंध्रा का एरिया जो है वो कैप्चर करते हैं। तो एनसीईआरटी जो है इस प्रकार से चलती है कि ये जो सातवाहन का इनिशियल किंग्स थे वो आपके नॉर्थ महाराष्ट्र से थे और फिर वो कर्नाटका की तरफ बढ़ते हैं और फिर वो आंध्रा की तरफ यहां पर बढ़ते हैं। देयर मेन राइवल्स वेर शाकाज। अब देखो, ये इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया ना कि आपको लगेगा भाई कि शुंगा कानवा होंगे, जैसे कि हमने ये चीज डिस्कस कर रखी है यहाँ पर, ये कि भैया इनके मेन जो होने चाहिए वो कौन होने चाहिए, कानवाज होने चाहिए, इनसे पहले थे शुंगाज। भाई इनसे तो लड़ाई हुई जो हुई, लेकिन इनके जो मेन फाइटर थे, जो इनके मेन कॉम्पिटिटर थे, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। शाकाज इनके मेन थे, देखो मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ बताया, ठीक है। और मैंने फिर साका का जो रूलर है रुद्रदमन वन, उनके बारे में बताया कैसे लड़ाई हुई थी, ठीक है। तो वो चीज है यहाँ पर। सो द मेन राइवल कौन है? मेन राइवल उनके साकाज है। आई होप ये सब चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। साकाज, अब उन्होंने टेम्पररी क्या किया, देखो यहाँ पर डायग्राम देखो, टेम्पररी उन्होंने देखो यहाँ पर इतना पोर्शन जीत लिया, इस जगह तक उन्होंने इसको जीत लिया। देखिए यहां तक ये लोग ऐसे करते हुए ये यहां तक स्ट्रेच कर गए, है कि नहीं? ये ध्यान रखना काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो शाकास टेम्पररी उन्होंने हरा दिया सातवाहनों को फ्रॉम दी महाराष्ट्र का एरिया एंड वेस्टर्न इंडिया। तो महाराष्ट्र के कुछ एरिया से, यहाँ पर कुछ एरिया महाराष्ट्र का और वेस्टर्न इंडिया से सातवाहनों को हटाया और उन्होंने अपनी यहाँ पर सुप्रीमेसी स्टैब्लिश करी। अब यहाँ पर गद्दी बैठता है गौतमीपुत्र सतकर्णी एंड उन्होंने जब उसने अपने आप को डिक्लेयर किया, सो ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ सोल ब्राह्मण। उसने कहा कि आई एम दी ओनली ब्राह्मण। उसने ये चीज बोली, उसने कहा आई एम दी सोल ब्राह्मण, इंपॉर्टेंट वर्ड। सक्सेसफुली रिस्टोर्ड द फॉर्च्यून्स ऑफ सातवाहन फैमिली। तो भाई जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि श्री सतकर्णी तक तो बढ़िया था और इतना अच्छा उनका वहां पर वो था कि खारेवालों के राजा को डिफीट किया था, ऐसी स्टोरी कहती है, ठीक है। और उसके बाद मैंने बताया था कि गैप हो गया 100 सालों का, हमको मतलब बीच की कहानी के बारे में नहीं पता है और सातवाहनों का जो रूल था वो भी कमजोर पड़ रहा था और ऐसे में साकाश पावरफुल हो रहे थे और वो आगे बढ़ रहे थे। लेकिन जब गौतमीपुत्र सतकर्णी बैठा तब वहां से चीजें चेंज हो गई और उसने सातवाहनों के फॉर्च्यून्स को, सातवाहन फैमिली के फॉर्च्यून्स को यहां पर बदल दिया, ठीक है ना, यही बोला गया है, और रिस्टोर किया। अब सबसे पहले लड़ाई किससे होगी? नाहपना से होगी, ठीक है ना, ये मैंने बोला था ना आपको, नाहपना। तो वही लिखा हुआ है, ही डिफीटेड द शाकास। शाकाओं को हराया, किसने किसने हराया? गौतमीपुत्र सतकर्णी ने। वैनक्विश्ड न्यूमरस क्षत्रिय रूलर्स, बहुत सारे क्षत्रिय रूलर को हराया, मैंने आपको तीनों के नाम बताए। एंड क्लेम टू हैव ऑब्लिटेटेड द शहरता लीनियज इंक्लूडिंग हिज एडवर्सरी नाहपना। ये बहुत टेक्निकल लैंग्वेज यहाँ पर लिखी है, मैंने आपको आसानी करके बताया कि भाई नाहपना को तो हराया ही, और नाहपना की मैंने आपको कहानी बताई, और साथ में नाहपना ही क्या, पूरे लीनियज को उसने खत्म कर दिया। ये देखो लिखा हुआ है। और ये कैसे पता चलता है? ये पता चलता है कि भाई हमको डिस्कवरी हुई है ऐसे 8000 सिक्कों की, सिल्वर कॉइन्स की, जिसपे नाहपना की तस्वीरें थी। लेकिन सतकर्णी ने क्या किया, गौतमीपुत्र सतकर्णी ने क्या किया, रीस्ट्रक करवाया अपना यहां पर फोटो, गौतमीपुत्र सतकर्णी का फोटो उस नाहपना के ऊपर छपवा दिया। तो ये शो करता है कि उसको हराया, ठीक है। गौतमीपुत्र सतकर्णी एक्सपैंड किया और उसने पूरा रूल मालवा से काठियावाड़ तक सब अपने कब्जे में ले लिया। प्रीवियसली जो शाका कंट्रोल में था, गौतमीपुत्र सतकर्णी ने अपना एक्सपेंशन पूरा किया, तो मालवा भी आ गया, काठियावाड़ का रीजन भी आ गया, ठीक है। तो एक्सपेंशन जो हो रहा था शाकास का, नीचे जो दबा रहे थे वो लोग, महाराष्ट्र डेक्कन में सातवाहनों को दबाए जा रहे थे, है ना, समझ रहे हो कि नहीं भाई, नीचे दबाए जा रहे हैं, ऐसे जो है वो पुश किए जा रहे हैं। जब गौतमीपुत्र सतकर्णी आया तो उसने फिर ये एरिया, नासिक के एरिया, यहाँ नासिक आपको मिलेगा, वहां उसने अपना एक्सपेंशन किया, ठीक है, मालवा का एरिया कैप्चर किया और फिर उसने एक्सपेंशन जो है वो शुरू कर दिया, ज्यादा एक्सपेंशन स्टार्ट हो गया। क्लियर है? नाउ ये आप देख सकते हैं कि गौतमीपुत्र सतकर्णी के रेन में ये पूरा आपको यहां पर देखने को मिलेगा, ये पूरा आपको इस प्रकार से देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। तो अमरावती तक आप देखिए यहां पर देखने को मिल रहा है, इस प्रकार से ये पूरा शुरू हुआ। और एट द सेम टाइम देखो अब यहां पर ये साका यहां पर है और ये कुषाणों का देखो यहां पर रूल है, ये
अब ये कुषाण यहाँ पर है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पैरेलली किस प्रकार से चीजें चल रही हैं ये आपको यहाँ क्लियर होना चाहिए। तो हिज एम्पायर लाइकली स्ट्रेच कहां से कहां तक? मालवा से शुरू हुआ नॉर्थ में, मालवा से शुरू हुआ टू कर्नाटक, साउथ में कर्नाटक तक आया, रिवर कृष्णा तक। आप बाद में देखोगे वशिष्ठ पुत्र सतकर्णी रिवर कृष्णा तक ले आएगा। जो पूरा है वो सतकर्णी जो है वशिष्ठ पुत्र सतकर्णी वो कृष्णा रिवर माउथ तक, कृष्णा नदी तक टेरिटोरियल एक्सटेंशन करेगा। एंड ही मे हैव जनरल अथॉरिटी ओवर आंध्रा, और ऐसा भी यहाँ पर माना जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर कुछ रूलर्स हैं, उनके नाम दिए हुए हैं। मैंने आपको सिमुका के बारे में बताया, कान्हा के बारे में बताया, श्री सतकर्णी के बारे में बताया। देन आई टोल्ड यू अबाउट गौतमीपुत्र सतकर्णी, वशिष्ठ सतपुत्र सतकर्णी। ठीक है, इनको ऐसा बोला जाता है, राइट, किसके साल में कर रहे थे। देन यज्ञ सतकर्णी जो इनके लास्ट रूलर थे। ठीक है, इनके बारे में तो गौतमीपुत्र सतसर रूल्ड अंटिल 220 एडी। तो ये माना जाता है गौतमीपुत्र सतसर जो है वो 220 एडी तक यहाँ पर रूल करते हैं। ठीक है, मतलब सेकंड सेंचुरी, मतलब गौतमी जो टाइमलाइन है सातवाहनों का वो 220 एडी तक गया, ये चीज समझ में आती है। इस लाइन का मतलब यही है ना कि गौतमीपुत्र सतकर्णी के जो सक्सेसर थे वो कहां कब तक रूल करते हैं? 220 एडी तक। मतलब सातवाहनों का जो एंड हुआ वो 220 एडी के आसपास यहां देखने को मिलता है। देन आई टॉक्ड अबाउट दी वशिष्ठपुर सतकर्णी, इनको पुलुमाई लिखा हुआ है, सतकर्णी भी कहते हैं, वशिष्ठपुर सतकर्णी, इनका रूल पीरियड लिखा हुआ है। द इमीडिएट सक्सेसर एस्टैब्लिश सातवाहन किंगडम, अब वो आंध्रा तक भी एस्टैब्लिश करते हैं विद हिज कैपिटल, कहां पर? कैपिटल बनाई पैठान में, जिसको हम लोग प्रतिष्ठान भी कहते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, गोदावरी नदी के किनारे ये शहर बसा हुआ है पैठान, या इसको प्रतिष्ठान भी कहते हैं, वहां पर कैपिटल बनाई गई। और यहां पर वशिष्ठपुत्र सतकर्णी का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो शुरू होता है विद साकाज, और ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो कोंकण कोस्ट के लिए स्टार्ट होता है, कोंकण के लिए स्टार्ट होता है। और यहीं पर वो रुद्रदमन की कहानी जो है वो सामने आती है कि रुद्रदमन जो है वो 2 बार कम से कम हराता है वशिष्ठपुत्र सतकर्णी को। और इस बात का हमें जो वर्णन है वो वशिष्ठपुत्र सतकर्णी की वाइफ, क्योंकि वो बेटी होती है रुद्रदमन वन की, तो उसका मेंशन भी करती है जूनागढ़, मतलब उसका मेंशन वाइफ जो है वो कन्हेरी केव्स में जो इंस्क्रिप्शन मिलता है उसमें करती है। इसके अलावा हमको जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन से भी इसके बारे में पता चलता है। तो वही लिखा है, रुद्रदमन वन द शाका रूलर ऑफ सौराष्ट्र डिफीटेड सातवाहनास ट्वाइस बट स्पेयर्ड देम ड्यू टू मैट्रिमोनियल लाइंस, मैट्रिमोनियल लाइंस की वजह से छोड़ दिया। तो आप इसको यहाँ पर समझ सकते हो कि किस प्रकार से यहाँ पर ये जो है वो रूल यहाँ पर चल रहा है। सातवाहनों का क्या रूल था ये आप देख रहे हो कैसे चल रहा था। ठीक है, और हम बाद में ये यहाँ पर चोला चेरास को पढ़ेंगे इस प्रकार से। अब किसान जो है वो काफी आगे एक्सपैंड करता हुआ चला आ रहा था। ठीक है, नाउ अब जो लास्ट रूलर था वो यज्ञश्री सतकर्णी था, अ लेटर किंग रिक्लेम्ड। अब इसने कोंकण को जीत लिया। साथ में देखो रिक्लेम्ड वर्ड है, इसका मतलब मालवा को भी जीतेगा ये। ठीक है, रिक्लेम्ड कोंकण एंड मालवा। मैं बता रहा हूं आपको, गौतमीपुत्र सतकर्णी ने मालवा जीता, लेकिन गौतमीपुत्र सतकर्णी के बाद जब वो उसकी डेथ हो जाती है तो उसके बाद मालवा रीजन चला जाता है फिर से साकाओं के हाथ में, और वहां से साकाओं के हाथ से दोबारा यज्ञश्री सतकर्णी जो है वो जीतता है। एज यू कैन सी यहां पर इसको पढ़ सकते हो। साथ में उसका जो इंटरेस्ट है नेविगेशन के लिए वो कैसे पता चलता है? कॉइन्स के ऊपर शिप्स के यहां पर क्या बने होते हैं? निशान बने होते हैं। आई थिंक ये आप समझ रहे होंगे पूरा, मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं। हिज कॉइन्स हैव बीन डिस्कवर्ड नॉट ओनली इन द आंध्रा बट ऑल्सो इन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ठीक है, एंड गुजरात, जिसका मतलब ये फीचरिंग अ शिप सिंबलाइज्ड, शिप सिंबलाइज की गई है, नेविगेशन शो करता है। इसका मतलब वो ओवरसी ट्रेड करता रहा होगा, वो उसका मतलब है कि उसकी नेवल पावर बड़ी अच्छी रही होगी। ये सब चीज यज्ञश्री सतकर्णी के बारे में इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, अब हम इसकी मटेरियल लाइफ के बारे में पढ़ेंगे। तो सातवाहन्स अंडर द सातवाहन्स इन द डेक्कन मटेरियल कल्चर रिफ्लेक्टेड अ ब्लेंड ऑफ लोकल एंड नॉर्दर्न इन्फ्लुएंसेस। अब मटेरियल कल्चर मतलब थोड़ा क्राफ्ट की तरफ आ गए, तो यहां पर कुछ लोकल कल्चर था, कुछ ब्लेंडिंग थी। ठीक है, कुछ लोकल कल्चर मिला और कुछ नॉर्थ इंडिया के इन्फ्लुएंसेस। ऑब्वियसली मैंने बताया था आपको, जब भाई देखो क्या होगा, ये हमने पढ़ भी रहे थे हम कि पहले चीजें नॉर्थ इंडिया में हुई है ना, और फिर मौर्यास के टाइम पे याद करो, फिर वो चीजें जाना शुरू होती हैं। ठीक है, वो चीजें फिर स्टार्ट होना शुरू होती हैं। अब आते हैं हम एस्पेक्ट्स ऑफ मटेरियल कल्चर पे। तो जो सातवाहन थे डेक्कन में, तो कल्चर कैसा था? एक तरफ तो आप देखोगे कि एक तरफ उनका लोकल कल्चर भी था और नॉर्थ से इन्फ्लुएंस भी था। मैंने आपको बताया था जब हम पढ़ रहे थे मौर्यास के बारे में भी कि भाई जो कल्चर नॉर्थ इंडिया में था, फिर वो धीरे धीरे जो भी जैसे आयरन था जो भी था वो सब चीज़ें फैलना शुरू होती है, वो पेनिट्रेट, मतलब वो हम कहते हैं ट्रिकल डाउन होना शुरू होती हैं सेंट्रल इंडिया से, फिर वो बॉर्डर एरियाज तक जाती हैं, है ना। इस प्रकार से जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर होती है। तो अंडर दी सातवाहन इन द डेक्कन मटेरियल कल्चर और रिफ्लेक्टेड अ ब्लेंड ऑफ लोकल एंड द नॉर्दर्न इन्फ्लुएंसेस। ठीक है, देन द मेगालिथ बिल्डर्स इन द डेक्कन वेर फेमिलियर विद आयरन यूज। अब जो मेगालिथ बिल्डर्स थे, मेगालिथ बिल्डर्स इन द डेक्कन वेयर
familiar with iron use and agriculture with noticeable increase in the iron tools from first few centuries of the Christian era. तो मेगालिथ बिल्डर्स मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया कि बड़े बड़े पत्थरों का जो इस्तेमाल करते थे, है ना, और किस प्रकार से वो बरियल करते थे लोगों का, डेक्कन में उसका इस्तेमाल हुआ और लोग जो है ऑलरेडी फेमिलियर थे उस तरीके से, क्योंकि पहले ही वो डेक्कन में चल रहा था, है ना, पहले ही डेक्कन में चल रहा था इस तरह के जीवन। तो अब मैंने स्टार्टिंग बताया प्री सातवाहन सेटलमेंट्स क्या थे, तो वही कह रहा है कि मेगालिथ बरियल डेक्कन वेर फेमिलियर ऑलरेडी विद आयरन यूज एंड एग्रीकल्चर विद अ नोटिसेबल इंक्रीज इन आयरन टूल्स। कुछ आयरन टूल्स का इंक्रीमेंट जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है वो चीजें चल रही थी, कल्चर चल रहा था। ट्रांजिशन फ्रॉम मेगालिथ टू सातवाहन फेज, अब क्या क्या होता है इसमें आप देखोगे, फुल्ली सॉकेटेड होज, मतलब इस प्रकार के जो अलग अलग टूल्स हैं वो यहां पर देखने को मिलते हैं, वो यहां पर सारा इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है। ये देखो, जो ट्रांजिशन जो है वो हमको देखने को मिलता है मेगालिथिक टू सातवाहन फेज में, सॉ द इंट्रोडक्शन ऑफ फुल्ली सॉकेटेड होज अलोंगसाइड सिकल्स, स्पेड्स, प्लाउशेयर्स, एक्सेस, एडिजेस, रेजर्स एटसेट्रा. Now, tanked and socketed arrowheads and daggers were also uncovered with the evidence of blacksmith shop discovered in Karimnagar district. करीमनगर डिस्ट्रिक्ट में हमें ये ब्लैकस्मिथ की शॉप भी देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये सब शो कर रहा है किस प्रकार से जो कल्चर है वो यहाँ पर मिक्स हुआ और इस प्रकार के टूल्स थोड़े एडवांस वेपन हो गए, थोड़ा ज्यादा हो गए, आयरन टूल्स का नंबर बढ़ गया, ये सब चीजें हुई। तो और ये सब शो कर रहा है कि लोकल तो लोग जानते ही थे, क्योंकि पहले से सातवाहनों के सेटलमेंट से पहले वहां पर ये सब इंफॉर्मेशन थी, मेगालिथ बरियल थे, आयरन का यूज हो रहा था। अब जब सातवाहन आए तो लोकल प्लस नॉर्दर्न इन्फ्लुएंस दोनों यहां पर मिक्स हो जाता है। आयरन और एक्सप्लोरेशन इन करीमनगर एंड वारंगल वाज लाइकली इंडिकेटेड बाय अर्ली मेगालिथ फेज इन आयरन वर्किंग्स। नाउ एंशिएंट गोल्ड वर्किंग्स इन कोलार फील्ड्स सजेस्ट द यूज ऑफ गोल्ड एज बुलियन। अब देखो, गोल्ड का इस्तेमाल बुलियन की तरह दिखाया गया है। क्यों? क्योंकि सातवाहन ने गोल्ड के कॉइन्स कभी मिंट नहीं किए जैसे कुषाण कर रहे थे, सातवाहनों ने गोल्ड के कॉइन्स। अब देखो यार, ये आप समझ रहे हो ना सर क्या चल रहा है, ये आपको सिर्फ बताया जा रहा है कि कल्चरल एक्सचेंजेस क्या है, मटेरियल कल्चर क्या था। मटेरियल कल्चर, कोई रिलीजन नहीं, कोई लैंग्वेज नहीं, कोई आर्किटेक्चर नहीं, मटेरियल चीजें। तो आयरन का इस्तेमाल था, पर गोल्ड की बात करेंगे तो गोल्ड के सिक्के वो मिंट नहीं करते थे सातवाहन वाले, जैसे कुषाण कर रहे थे, ठीक है। ये सब चीजें बता रहे हैं, गोल्ड के बारे में बताया, ठीक है ना, हमने आयरन ओर के बारे में बताया, अभी हम दो ही चीज डिस्कस किए हैं, और बाकी ये सब चीजें डिफरेंट चीजें यहाँ पर सामने आ रही थी। तो आयरन का क्या था, गोल्ड का क्या था, दोनों सिनेरियो आपको यहाँ पर क्लियर हो गए। सातवाहन प्रीडोमिनेंटली इशूड कॉइन्स। अब ये कैसे कॉइन्स इशू कर रहे थे? लेड, क्योंकि लेड बहुत मिल रहा था वहां पर, तो गोल्ड नहीं कर रहे थे, ठीक है ना। फाउंड अबंडेंटली इन द डेक्कन, और उसके साथ साथ आप देखोगे पोटेन, कॉपर एंड ब्रॉन्ज मनी, ये सब जो है वो यहां पर इस प्रकार से वो भी इशू कर रहे थे। अब इसके बाद Ikshvaku's successors of Satvahans in the early 3rd century AD in the eastern Deccan also issued coins. अब Ikshvakus क्या थे, कौन थे? देखो, जब सातवाहनों का किंगडम लास्ट के टाइम आया, यानी यज्ञश्री सतकर्णी आए और उसके बाद जो रूलर्स थे वो काफी ज्यादा वीक होते चले गए, तो सातवाहनों का किंगडम जो है वो बटने लग गया, ठीक है। जब बटा तो उनमें से आप देखोगे कि एक पार्ट जो है वो इक्ष्वाकुस के बन गए, मतलब वन पार्ट वॉज जो उस सातवाहन किंगडम में अब वीक हो गए रूलर्स, तो वो पार्ट में बढ़ गया। उसमें से कुछ लोग इंडिपेंडेंट या फिर हम कह सकते हैं फ्यूडल डायनेस्टीज जो है वो एग्जिस्टेंस में आने लगी, फ्यूडल डायनेस्टीज। उनमें से एक डायनेस्टी यहां पर थी इक्ष्वाकुस की, ठीक है ना। इक्ष्वाकुस सक्सेसर ऑफ सातवाहन्स इन द अर्ली 3rd century AD इन द ईस्टर्न डेक्कन। अब ये ईस्टर्न डेक्कन की साइड थे, ऑल्सो इशूड कॉइन्स इंडिकेटिंग कंटिन्यूड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रीजन्स मिनरल रिसोर्सेस। तो यहां पर कंटिन्यूअसली लोग मिनरल्स को एक्सप्लॉइट कर रहे थे, ये बात अभी भी साबित होती है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा इक्ष्वाकुस के बारे में, ये इनके सक्सेसर थे। और मैंने कैसे बताया क्या सक्सेसर थे? जब सातवाहन का किंगडम टूटने लगा तो फ्यूडल डायनेस्टी सामने आई, उनमें से ये एक डायनेस्टी थी इक्ष्वाकुस जो ईस्टर्न डेक्कन साइड में थी, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नाउ डेक्कन के जो रेसिडेंट्स थे, लोग थे, वो पैडी ट्रांसप्लांटेशन यानी कि राइस का खेती कर रहे हैं, ठीक है। कैसे कर रहे थे? क्योंकि आपको पता है कृष्णा से लेकर गोदावरी तक ये रीजन जो है काफी राइस बोल ऑफ इंडिया कहा जाता है, मतलब राइस प्रोड्यूसिंग एरिया है बहुत ज्यादा, ठीक है ना। तो ये एक चीज इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको इसका भी एक पॉइंट ऑलरेडी बता दिया कि भाई आप देखोगे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, 4 नदी हैं। इसके बीच में जो आपको मिलेगा महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इसके बीच में जो मिलेगा दैट इज योर राइस, ठीक है। राइस प्लांटेशन वाला एरिया जो है वो चलता है। Now, cotton cultivation was widespread. Cotton cultivation was widespread along with Andhra recognized. The cotton cultivation was widespread with Andhra recognized in foreign records for its quality products. For its quality cotton, sorry, not quality cotton.
तो एक तो मैंने राइस बता दिया सिंपल भाषा में, इतना टेक्निकल नहीं होना है। एक इस पॉइंट से आपको राइस के बारे में समझ में आ गया, इस पॉइंट से आपको कॉटन के बारे में समझ में आ गया। राइट और रॉन्ग है कि नहीं? सिंपल। तो हमने कॉटन के बारे में समझ लिया, हमने राइस के बारे में देख लिया। इससे पहले मैंने आपको बताया अबाउट दी कॉइन्स, कॉइन्स किस प्रकार के इशू हो रहे थे, ठीक है। हमने देखा उसमें कि भाई लेड के कॉइन्स इशू हो रहे हैं, लेड के इशू हो रहे हैं। हमने देखा गोल्ड के इशू नहीं हो रहे हैं। हमने देखा आयरन का इस्तेमाल बहुत हो रहा है और आयरन से अलग अलग टूल्स सामने आ रहे हैं। ये सब चीजें हम यहाँ पर लगातार देखते चले जा रहे हैं। नेक्स्ट, द डेक्कन बोस्टेड एन एडवांस रूरल इकोनॉमी। अब ऑब्वियसली अगर मुझे आप सोचोगे कि इतनी सब चीजें हैं, आयरन है ना, और हमने देखा कि भाई राइस हो रहा है, कॉटन इतना हो रहा है, इसका मतलब एग्रीकल्चर बहुत अच्छा था, है ना। एग्रीकल्चर जो है काफी यहाँ पर अच्छा था। और जो मिलिट्री की बात भी करेंगे तो मिलिट्री फोर्सेस देखिए आप, 1 लाख इन्फेंट्री, 2000 कैवलरी, 1000 एलिफेंट्स, ये सब यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। मतलब इनकी एक काफी बड़ी आर्मी थी जो ये सजेस्ट करती है कि भाई एक काफी बड़ी पॉपुलेशन रही होगी और उसको यहाँ पर प्रोटेक्ट करना रहा होगा, है ना। और इतनी बड़ी आर्मी को हम यहाँ पर क्या कर पा रहे हैं, सस्टेन भी कर पा रहे हैं सच ए मिलिट्री स्ट्रेंथ थ्रू दी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इतनी थी कि बाकी लोगों को सस्टेन किया जा सकता था। अब कॉन्टैक्ट विद नॉर्थ इंट्रोड्यूस डेक्कन रेजिडेंट्स टू कॉइन्स। अब जब नॉर्थ से कॉन्टैक्ट हुआ, है ना, कॉन्टैक्ट हुआ नॉर्थ से, तो भाई इंट्रोड्यूस किया गया डेक्कन रेजिडेंट्स को कॉइन्स के लिए। बर्न्ड ब्रिक्स, रिंग वेल्स एंड राइटिंग्स, ये सब चीजें आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि नॉर्थ इंडिया से कॉन्टैक्ट की वजह से ये सारी जो है चीजें यहां पर सामने आती हैं। अब देखो, ये देखो, इन पेदमबंकुर करीमनगर डिस्ट्रिक्ट फायर बेक्ड ब्रिक्स यहां पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब देखो कैसे यहां पर फायर बेक्ड ब्रिक्स हो गए, यहां पर आप देखो रूफ टाइल्स देखने को मिल रही हैं, ठीक है। नोटेबली 22 brick wells from the 2nd century AD were discovered at the site supporting dense habitations with covered drains, ठीक है। तो कैसा ड्रेनेज सिस्टम था वो भी क्लियर हो रहा है। टाउन्स इमर्ज्ड इन महाराष्ट्र बाय द 1st century, तो बेसिकली टाउन्स यहां सामने आ गए, ठीक है, टाउन्स हो गए। ब्रिक वेल सामने आ रही है, 22 ब्रिक वेल्स देखने को मिली हैं, वो डिस्कवर हुआ। डेंस हैबिटेशन हो रहा है ना। और ड्रेनेज सिस्टम, जो वेस्ट वाटर है वो अच्छे से यहाँ पर आप ड्रेन निकाल को हटा रहे हो। तो एक अच्छा, एक मतलब एक सेटल्ड चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। नाउ प्लिनी रिपोर्टेड 330 वॉल टाउन्स इन आंध्रा कंट्री इन ईस्टर्न डेक्कन। अब ये सब चीजें इंफॉर्मेशन है, ठीक है, बस इंफॉर्मेशन है कहां पर क्या मिला हुआ, टाउन्स अपीयर हुए, ये सब चीजें मैं आपको समझा चुका हूं, ठीक है। गोदावरी कृष्णा के अराउंड जब एग्रीकल्चर ज्यादा होगा, अंडरस्टैंडिंग वाली चीज है, एग्रीकल्चर ज्यादा होगा तो टाउन्स भी यहाँ पर फ्लरिश करेंगे, ठीक है। सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन्ड यू किस प्रकार की सोसाइटी थी, और मैंने बताया कि भाई गौतम सतकर्णी क्या थे ही, मतलब वो 4 फोल्ड जो वर्ण सिस्टम था उसको क्या किया गया, उसको फिर से यहाँ पर रिवाइव किया गया। और बता दिया मैंने आपको, शाखा इन्फिल्ट्रेशन एंड सुपरफिशियल ब्राह्मणाइजेशन किया गया, है ना। यानी ब्राह्मण एक्सप्लेन कर दिया मैंने आपको, रिलीजन कैसा था, सोसाइटी कैसी थी, क्लियर हो रहा है। शाखास को कैसे इनकॉर्पोरेट किया गया सोसाइटी के अंदर, कैसे किया गया, वो क्या हो गए, शाखास इंटीग्रेटेड इनटू ब्राह्मणिकल सोसाइटी एज क्षत्रियास, ठीक है ना, क्षत्रियास थ्रू इंटर मैरिज विद सातवाहंस। और ये मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया कि रुद्रदमन वन की बेटी की शादी जो है वो यहाँ पर सातवाहन के राजा के साथ हुई थी। इस प्रकार से शाखास जो है वो सोसाइटी में इंडिया की मिलते चले गए, ठीक है। अब जो इंडिजिनस ट्राइब्स थी यहाँ पर डेक्कन की, वो इन्फ्लुएंस हुई बुद्धिस्ट मॉन्क्स के थ्रू, है ना। और यहाँ पर इस वजह से आप देखोगे क्या हुआ, सेटलिंग ड्यू टू लैंड ग्रांट्स इन दी वेस्टर्न डेक्कन। अब लैंड ग्रांट्स करी जा रही थी, जमीनें दी जा रही थी, तो यहाँ पर ये लोग भी क्या हो गए, सेटल्ड हो गए, ठीक है। ट्रेडर्स पॉसिबली सपोर्टेड द बुद्धिस्ट मॉन्क्स। अब ट्रेडर्स जो हैं वो बुद्धिस्ट मॉन्क्स को क्या कर रहे हैं, लैंड ग्रांट कर रहे हैं, ठीक है। और बुद्धिस्ट क्या कर रहे हैं उस जगह पे, फिर केव्स बना रहे हैं ऑन दी वे, रास्ते में, ठीक है। तो ये सब चीजें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो धर्म, तो अब अच्छा, इसके अलावा किंग का क्या सिस्टम होना चाहिए रूल करने का, वो धर्मशास्त्र के हिसाब से होना चाहिए, मतलब पूरी मॉरल वैल्यूज के साथ होना चाहिए, ठीक है, इस तरह का। गौतम सतकर्णी अपने आप को ट्रू ब्राह्मणिक मतलब बोलता है, स्टेटस बोलता है कि भाई हम प्योर ब्राह्मणिक थे। द आंध्राज लिंक टू अर्ली सातवाहंस लाइक कन्वर्टेड फ्रॉम अ लोकल ट्राइब टू ब्राह्मणिज्म, इस प्रकार से यहाँ पर माना जाता है, ठीक है। अब क्राफ्ट बढ़ रहा था, कॉमर्स बढ़ रहा था, है ना, मर्चेंट जो है वो अपने आप को एसोसिएट कर रहे थे टाउन्स के साथ, ठीक है। ये सब चीजें जो है बढ़ती जा रही थी। ऐसे गांधी का वर्ड यहां पर सामने आता है, गांधीकाज। अब ये गांधीकाज स्पेशली परफ्यूमर्स, ये डोनर्स थे अमंग द आर्टिसंस। और ये जो वर्ड है ना गांधीकाज, वो यहीं से आता है, गांधी जो वर्ड है यहीं से आता है, गांधीकाज से निकल के आता है। ओवर टाइम द टर्म गांधिका ये और मॉडर्न हो गया,
और अब क्या हो गया, ऑल टाइप्स ऑफ शॉपकीपर्स को लेने लग गया। पहले परफ्यूमर्स थे खाली, फिर ऑल टाइप ऑफ शॉपकीपर्स, एंड फाइनली द कंटेम्प्रेरी टाइटल गांधी हैज इट्स रूट्स इन द एंशिएंट टर्म्स, वो भी आपको यहां पर क्लियर हो जाता है। सातवाहन फैमिली स्ट्रक्चर इज नोटेबली यूनिक। फैमिली स्ट्रक्चर कैसा था, पैट्रियार्कियल था। कहां होता है, नॉर्थ इंडिया में, बता दिया मैंने आपको। लेकिन सातवाहनों के अंदर कैसा देखने को मिला, मैट्रिलिनियल सोशल सिस्टम देखने को मिलता है। लेकिन अल्टीमेटली मैं ये भी कहूंगा कि जो सिस्टम था वो पैट्रियार्कियल ही था ऑलमोस्ट। क्यों, क्योंकि जब कोई डेथ होती थी फादर की, तो उसको लड़की ना होकर लड़का ही उसको राजगद्दी को संभालता था। तो ये एक तरफ बात ठीक है कि मैट्रिलिनियल लीनिएज भी चलता था सिस्टम, जहां पर माताओं का नाम के साथ रखा जाता था, बट जब कोई सिंहासन में बैठने की बात होती थी तो वहां पर मेल ही बैठ रहे होते हैं। पैटर्न ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या था, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन किया गया, देखिए एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सातवाहन ने क्या किया, दे बेसिकली धर्मशास्त्र को टोटली फॉलो करते थे, ठीक है ना, धर्मशास्त्र को फॉलो करते थे। द किंग वॉज डिपेक्टेड एज द गार्जियन ऑफ धर्म। किंग को बोला गया कि भैया आपको पूरा धर्म संभालना, मतलब आपको धर्म के हिसाब से चीजें चलानी है। सातवाहन किंग डिस्क्राइब्ड पॉजेसिंग क्वालिटीज लाइक मिथिकल हीरोज की तरह इनकी यहाँ पर जो वो है क्वालिटीज है उसको डिटरमाइन किया गया, ठीक है ना। देन कंपैरिजन टू लेजेंडरी फिगर्स एंड सुपरनैचुरल फोर्सेस एम्फसाइज द किंग्स प्रावेस एंड रेडियंस। अब चूंकि किंग को ऐसे कंपेयर किया जा रहा है तो ऑब्वियसली किंग की जो पावर है, उनका रेडियंस है, यानी जो उनकी इंपैक्ट है वो ज्यादा यहाँ पर मानी जाती थी, ठीक है। अब देखिए कैसे होता है, किंग था, देन मिनिस्टर काउंसिल, देन महामत्रा, सेक्रेटरीज, देन पुरोहित, चीफ प्रीस्ट, एंड देन यू विल सी रेवेन्यू कलेक्टर, दैट इज समर्था। नाउ सातवाहन्स मेंटेन्ड एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स फ्रॉम अशोका टाइम्स। अब वही चीज एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट जो चल रही थी अशोका के टाइम पे, वो सातवाहन ने यहाँ पर मेंटेन करी, ठीक है। इनके डिस्ट्रिक्ट को अहर बोला जाता था, ठीक है। ऑफिशियल्स को यहाँ पर अमत्य बोलते थे, यानी कि मिनिस्टर्स हो गया, महामत्र, ठीक है, सेम जो मौर्य के टाइम पे चल रहा था। मिलिट्री एंड फ्यूडल एलिमेंट्स भी यहाँ पर थे, सेनापति भी यहाँ पर हैं, कमांडर इन चीफ। एंड ड्यू टू इनकम्प्लीट ब्राह्मणाइजेशन ऑफ डेक्कन ट्राइबल पीपल, स्ट्रॉन्ग मिलिट्री कंट्रोल वॉज एसेंशियल। अब चूंकि सभी लोग यहाँ पर आप देखोगे कि मतलब पूरी तरह से डेक्कन में जो ट्राइब रहती थी वो कंप्लीटली ब्राह्मणिकल नहीं हुई, तो इनको कंट्रोल करने के लिए मिलिट्री यहाँ पर मिलिट्री भी चाहिए होती थी, ठीक है। अब रूरल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो चल रहा था, उसको क्या बोलते थे, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन किसको देते थे, टू गॉलमिका लीडिंग अ मिलिट्री रेजिमेंट विद चैरियट्स, एलिफेंट, हॉर्सेस एंड फुट सोल्जर्स, प्लेसिंग आर्मी प्लाटून लीडर्स इन द कंट्री साइड, एम टू एंश्योर पीस एंड ऑर्डर। सातवाहन रूल डिस्प्लेड अ मिलिट्री कैरेक्टर। अब सातवाहनों में मैंने बता दिया आपको ऑलरेडी मिलिट्री कैरेक्टर था। कैसे, टर्म्स यहां देखो, कटका, स्कंदधवराज इन इंस्क्रिप्शन, इस प्रकार के वर्ड देखने को मिलते हैं, जिसका मतलब क्या होता है कि भाई यहाँ पर जो मिलिट्री रूल है वो सातवाहनों में बड़ा ही स्ट्रांग था। दीज टर्म रिफर टू दी मिलिट्री कैंप्स, ठीक है, ये जो टर्म्स हैं वो मिलिट्री कैंप्स को रिफर करते हैं, ठीक है ना। यहाँ देख रहे हैं आप, स्कंदधवराज और कटका, ये मिलिट्री कैंप्स थे एंड सेटलमेंट्स थे, ठीक है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर की तरह काम करते थे। तो एक तरह से सातवाहनों के अंदर अगर मिलिट्री का ऐसा रोल है डेक्कन की ट्राइबल्स को कंट्रोल करने के लिए, तो ये कोर्शन को शो करता है कि भाई कोर्शन भी उस वक्त वहां पर सोसाइटी में चल रहा था, ठीक है। तो सातवाहनों ने इनिशिएट किया कि भाई ये गिफ्टिंग टैक्स फ्री विलेजेस दे दिए कि इस गांव से कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा। और ये जो ग्रांट यहां पर किया गया उनको इम्यून कर दिया गया, कोई पुलिस वाला जाके, ऐसा नहीं है कि वहां जाके पता चला हफ्ता ले रहा है, ये नहीं करना है। तो कुछ लोगों को एकदम एग्जेम्पशन भी दिया गया था। सो सातवाहन इनिशिएटेड द ट्रेडिशन ऑफ गिफ्टिंग टैक्स फ्री विलेजेस टू ब्राह्मण्स एंड बुद्धिस्ट मॉन्क्स। ब्राह्मणों को, बुद्धिस्ट मॉन्क्स को टैक्स फ्री विलेज दिया और पुलिस वालों को साफ साफ मना किया, भैया इनसे जाके वसूली नहीं करनी है आपको, ठीक है। ये सब चीजें आपको उसके अंदर मिल जाएंगी। सातवाहन किंगडम में 3 लेवल ऑफ फ्यूडिटरीज भी थे। किंग था जिसको हम राजा बोलते हैं, सेकंड में आप देखोगे सेकंड ग्रेड कंसिस्टेड ऑफ महाभोज, और थर्ड ग्रेड में कौन था, सेनापति। तो 3 यहां पर ग्रेड थे जो इनके उसमें चलते थे, ठीक है ना। देन हम रिलीजन की बात करेंगे, मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया, इसको आप लोग रीड जरूर करिएगा कि ब्राह्मणिकल रिलीजन था। मैंने आपको इस पे ऑलरेडी डिटेल से एक्सप्लेन कर दिया है कि भाई वही चीज सिंपल उतनी ही है कि रिलीजन वाज ब्राह्मणिकल, और वो बुद्धिस्ट को भी पैटर्नाइज ब्राह्मणिकल करते थे और बुद्धिस्ट को भी यहाँ लैंड ग्रांट्स करते थे, ठीक है ना। सेम चीज यहाँ पर है। अब किंग्स जो है वो क्वींस वैदिक रिचुअल कर रही हैं, जैसे आप देखोगे कि जीत मिली तो अश्वमेध यज्ञ किया गया, तो ये शो करता है कि वैदिक रिचुअल्स यहाँ पर हो रहे हैं, ठीक है। वर्शिप ऑफ न्यूरस, वैष्णव डाइटीज को वर्शिप किया जा रहा है, कृष्ण, वासुदेव, ठीक है ना, इन सबको। फिर उसके बाद सब चीजें यहाँ पर चल रही हैं। जो ब्राह्मणास थे उनको सैक्रिफिशियल फीस भी आती थी, जनरस सैक्रिफिशियल फीस वर ऑफर्ड टू ब्राह्मणास बाय सातवाहन्स। सातवाहन्स रूलर सपोर्टेड बुद्धिज्म, अब ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, और महायान बुद्धिज्म जो है बड़ा ही यहाँ पर प्रोमिनेंस में आता है,
महायान बुद्धिज्म जो है वो प्रोमिनेंस में आता है। और भी यहाँ साइट थी जैसे नागार्जुन कोंडा, एक ये साइट इंपॉर्टेंट है, अमरावती एक ही साइट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये इमीडिएट बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर्स निकल के आते हैं बुद्धिस्ट कल्चर के, ठीक है। जैसे हमने देखा कुषाणों के टाइम पे मथुरा के बात आई थी, हमने मथुरा आर्ट को देखा था, है ना। वैसे ही आप देखोगे यहाँ पर नागार्जुन सेंटर बना, यहाँ पर आप देखोगे बुद्धिस्ट का अमरावती सेंटर बना, ठीक है। इस प्रकार से बुद्धिज्म ऑल्सो थ्राइव्ड इन नासिक में बुद्धिज्म देखने मिलोगे, जुनार रीजन में आपको भी बुद्धिज्म यहाँ देखने को मिलते हैं। आर्किटेक्चर में आपको बता दिया ऑलरेडी, वही चीजें यहाँ लिखी हुई हैं कि यहाँ पर क्या थे, चैत्य थे जो बेसिकली वर्शिप करने के लिए थे। और हम बात करेंगे यहाँ पर कौन, हम यहाँ पर देखेंगे तो दूसरे कौन थे। अब हम यहाँ पर इसका आर्किटेक्चर देखते हैं। आर्किटेक्चर देखिए, चैत्य यहाँ पर क्या होता है, चैत्य क्या, चैत्य यहाँ पर प्रेयर ऑफर करी जा रही है, वो चैत्य था। और विहारास जो रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स होती थी जहाँ पर मॉन्क्स जो है वो रुकते थे, वो यहाँ पर क्या हो गया, वो विहारास हो गए। इसको आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं एंड यू कैन सी हियर विहारास मतलब वो मोनास्ट्रीज हो गई जहाँ पर ये मतलब कार्व्ड फॉर नियर चैट्स फॉर मॉन्क्स टू रिसाइड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। रेनी सीजन के टाइम पे रुकने के लिए उनकी ये जगह हुआ करती थी, ठीक है ना। अब यहाँ पर नासिक में आपको केव नंबर 3 गौतमीपुत्र विहारा था, ये केव नंबर 3 मिलता है। केव नंबर 10 के अंदर आपको नहापड़ा विहारा मिलेगा, नहापड़ा जो रूलर को हराया था वो यहाँ पर मिलता है, ठीक है। और इनके अंदर आपको चीजें डिटेल में इनके बारे में पता चलती रहती है, ठीक है। तो वही सब चीजें रिपीट है। अमरावती, नागार्जुन कोंडा, मोस्ट फेमस बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर्स यहाँ बने हैं, रॉकेट आर्किटेक्चर, स्टूपास फॉर्म हुए हैं जिसके अंदर आपको रिलिक्स मिलते हैं, है ना, बचे हुए पार्ट बुद्धा के रिलिक्स मिलते हैं, ठीक है। अमरावती स्टूपा काफी इंपॉर्टेंट आया, ठीक है। अंडरवेंट कंप्लीट रिकंस्ट्रक्शन इन द लेटर हाफ सेकंड सेंचुरी, तो अमरावती को भी यहाँ पर बिल्ड किया गया, वो भी यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट सेंटर बना, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो है वो दैट इज अबाउट द आर्किटेक्चर। इसको आप अगेन रीड करिएगा, बड़ा फैक्चुअल चीज है यहाँ पर, ठीक है। नागार्जुन कोंडा रीच्ड इट्स पिनिकल ड्यूरिंग द सेकंड एंड थर्ड सेंचुरीज। अब अलग अलग एक एक के बारे में बताया गया, ठीक है। तो इतना यहाँ पर ऐसा अलग अलग की वो इंपॉर्टेंस यहाँ पर नहीं होगी, राइट। ऑल राइट, फाइनली जब हम लैंग्वेज की बात करेंगे तो मैंने बता दिया प्राकृत वॉज द ऑफिशियल लैंग्वेज एंड क्या था यहाँ पर, ब्राह्मी वॉज द स्क्रिप्ट, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर याद रखिएगा। एंड देन लास्ट में ये एक जो नाम मैंने बताया था गत सप्तशती, स्टार्टिंग बताया था और बताया था यज्ञ श्री सतकर्णी जो है वो इसको लिखते हैं। 700 एरोटिक वर्सेस इसके अंदर लिखी थी और हमको उनके बारे में यहीं से पता चलता है, ठीक है। सॉरी वो तो आप, हाँ एग्जैक्टली, दिस देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट सर्टेन सातवाहन किंग्स ऑथर्ड प्राकृत बुक्स। वन टेक्स्ट आप देखोगे सच कहाँ में ये है गत सताई या फिर गत सती क्रेडिटेड टू सातवाहन किंग हाल। अभी मैं आपको बोलने लगा था हाल के जो मैंने यहाँ लिखाया भी था, आई थिंक आपको, है ना, मैंने आपको इस चीज का रेफरेंस भी यहाँ पर दिया है, वो रेफरेंस भी मैंने आपको यहाँ पर दिया है, दिस लिखा हुआ है, ये देखिए गत सप्तशती, ठीक है। तो ये भी आप इसको यहाँ पर याद रखिएगा एंड दिस इज इट। इसके बाद चीजें यहाँ खत्म हो जाती हैं, दैट इज द एंड ऑफ द चैप्टर, ठीक है दोस्तों। तो ये पूरा चैप्टर था, होपफुली आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा अच्छे से। और एक बार आप इसके आप एनसीईआरटी गो थ्रू करिएगा, आपको लगेगा कि हमारा टेक्निकल लैंग्वेज लिखी हुई है, बट कोशिश करी गई है कि आपको कुछ स्टोरीज के थ्रू यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर पाता हूँ, ठीक है। चलिए मिलते हैं अपने अगले सेशन में। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। पढ़ाई करिए, मेहनत करिए। जय हिंद, जय भारत।